मैम आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि जर्नलिज्म से ऑथर भी बने आप और उसके बाद जो है स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े? इसके पीछे का रीज़न क्या है? जर्नलिज्म तो मैंने चुना था क्योंकि वो मेरा पैशन था। और तो राइटिंग हमारे ब्लड में ही होता है कहीं ना कहीं। और वो लिखते लिखते फिर एक सीमित दायरे में न्यूज़ बनानी होती है। एक्सप्रेशंस बहुत होती है इंसान की, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बुक लिखी जाए। दीक्षा के बाद किस तरह की परंपरा जो है आपने वहाँ से गिन? बहुत सारी परंपरा, जैसे तंत्र एक परंपरा, वेद एक परंपरा, लाइफस्टाइल एक परंपरा, अघोर एक परंपरा, काफ़ी परंपराएं हैं। So what we do is that when we live with it, आज की दुनिया में मैम लोग फेम और मटेरियल सक्सेस को चेज़ कर रहे हैं। आपके हिसाब से सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? मैं बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल डेफिनेशंस में जाना नहीं चाहूँगी। जहाँ आपको लगेगा कि बस मैंने सब कर लिया, वो सक्सेस। आपको मोदी जी से मौका मिल जाए एक इंटरव्यू का, आपकी लाइफ का 5 ही क्वेश्चन है जो उनसे पूछना है। व्हाट विल बी दैट क्वेश्चन? मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने हिंदू राष्ट्र की बात, क्या है मतलब क्यों हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो ये धर्म पे ही विभाजन हुआ। मुस्लिम्स ने कहा था हमें पाकिस्तान चाहिए और वो पाकिस्तान चलेगी। अब जब धर्म पे विभाजन हुआ है, पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन हो गया है, तो हिंदुस्तान क्या हो सकता है? लता जी का भी ऐसा ही था, बहुत बीमार थे वो। हमें नहीं लगा था एक तो हम उन तक पहुंच ही पाएंगे। लेकिन उनकी फैमिली में एक चीज़ बहुत अच्छी है, उनकी ये जो यंग जनरेशन है वो उतनी ही ग्राउंडेड है जितनी उनकी ओल्डर जनरेशन है। उनकी जो नीज थी, उन्होंने फटाफट सारी चीज़ें अरेंज कर दी। मैंने लता जी से बात कर ली, उन्होंने मुझे ऑडियो भी भेजा। और जब हम वो ऑडियो आज भी प्ले करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ ही है कहीं। जर्नलिज्म इन वन वर्ड, ऑनेस्टी, spirituality in one line, लाइफ, biggest myth about journalism, दैट दे स्पीक, youth must adopt, गुड लाइफ स्टाइल, one book everyone should read. भगवत गीता। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटी को अपने एपिसोड में बुलाऊं जो आपको और मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो करने में हेल्प करे। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जो 20 इयर्स से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में है एंड सी इज़ ए फाउंडर एंड एडिटर ऑफ आफ्टरनून वॉइस एंड द डेमोक्रेसी। हमने आगे आज के एपिसोड में ये बात करी है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म के बारे में। बहुत कुछ ऐसी बातें जो ट्रस्ट में आपके लाइफ में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज़ वेलकम वैदेही तमान। वैदेही मैम कैसे हैं आप? एकदम मस्त, आनंद। आनंद दिख रहा है मुझे। हाँ जी, मैं भी खुश हूँ होना बिकॉज आप चाहिए। मेरे पास है। 2 बार हमारा शूट कैंसिल हुआ एंड बिल्कुल, फाइनली यू आर हियर। बिल्कुल। ग्रेट। मैम आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब हुँ, आपने डिसाइड किया कि जर्नलिज्म से ऑथर भी बने आप हुँ। और उसके बाद जो है स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े? इसके पीछे का रीज़न क्या है? जर्नलिज़्म तो मैंने चुना था ओके। क्योंकि वो मेरा पैशन था। और जब मैं एडिटर बनी, जर्नलिज़्म मैंने राइटिंग ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरीज़ राइटिंग। सो हम्म। राइटिंग हमारे ब्लड में ही होता है कहीं न कहीं। ओके। और वो लिखते-लिखते फिर हम्म। एक सीमित दायरे में न्यूज़ बनानी होती है, हम्म। एक सीमित वर्ड्स में एडिट लिखना होता है। बट एक्सप्रेशंस बहुत होती है इंसान के, है ना? तो मैंने सोचा क्यों ना एक बुक लिखी जाए। तो हम्म। मेरी पहली किताब थी सिखिज़्म वर्सेस सिखिज़्म, ओके। जो पंजाब की प्रॉब्लम्स को लेके लिखा था मैंने कि वहाँ की जो प्रिजनर्स थे उनको हम्म। छोड़ दो, ये मेरा मुद्दा था। और हम्म। क्यों छोड़ देना चाहिए था, उसके ऊपर एक बुक था। हम्म। बट फिर उसके बाद एक लत लग जाती है, राइटर जब आप बन जाते हो ना, इट्स एन एडिक्शन। ओके। So then so many topics comes to your mind and you keep writing and I like become addict to that. ओके। And now here I am with 12 books. 12 बुक्स आपने लिखा है? Yeah. तो कौन सा बुक है जो आपके काफ़ी करीब है और उसके पीछे लिखने का रीज़न क्या था? मेरे सारे ही बच्चे हैं वो, तो सभी मेरे करीब हैं। अच्छा, बट बट कोई तो एक फेवरेट होता है ना कि ये मैंने जो लिखा है। सबसे फेवरेट जो रिसेंटली लिखा है वेद उपनिषद, अच्छा। वो मुझे बहुत करीब इसलिए लगा था क्योंकि चाहे 27 सोल्स जो हैं भूतों के बारे में है, हाँ।
तो वो हमने देखे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो विच हंटिंग के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो भूत है कि नहीं भूत बंगलों में जाके इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। बहुत सारी पुनर्जन्म की कहानियां हमने छापी हुई है और जो बहुत ही ज़्यादा कवरेज भी मिला है उसे। लेकिन जो भी सब्जेक्ट लिखे, सिखिज्म है वो करंट अफेयर है तो वो भी लिखे हुए हैं। लेकिन वेदोपनिषद मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। अगर मैं भी अच्छा। आपको कहूँगी कि आ जाओ मैं आपको वेद सिखाती हूँ, तो आप थोड़ा कहोगे यार दुनिया पड़ी है क्या वेद उपनिषद सिखा रहे हैं, इसमें क्या रखा है है? ना? तो यही मिथ तोड़ने के लिए मैंने उसे हाँ, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, ओके। जिससे कि लोग, वेद बहुत आसान है, चारों वेदों को समझना। एक वेद तुम्हें प्रकृति के बारे में सिखाता है, दूसरा वेद तुम्हें इस ब्रह्मनाद के बारे में सिखाता है, कर्मकांड यज्ञ हो या तुम्हारे नैतिक जीवन जो है रोज का दैनंदिन, वो भी यज्ञ है। तो ओके। ये सारी जो जो दिनचर्या है यही वेद है और इसी को परिभाषित वेदों में किया गया है। तो मैंने ओके। इसको कोलाइड करके जब एक किताब लिखी थी, तो मुझ में जो ठहराव था वो इतना नहीं था एज अ जर्नलिस्ट। हम्म। तो हम लोग थोड़े चंचल होते हैं, हम्म। बट उसने मुझ में काफ़ी ठहराव लाया। तो इट्स वेरी फेवरेट बुक ऑफ माइन, अच्छा, ये जो वेद वाले आपने बोला है। वेद उपनिषद जो अभी मैंने लिखा। हम्म। और ये सिर्फ बुक का कंटेंट नहीं है, इट्स हम्म। लाइक आपके गुरु आपको जो सिखाते हैं, आप हम्म। जो सीखते हैं, सो हम्म। इट ऑल कम्स, यू नो, इट ऑल हम्म। इट वर्क्स विथ यू। सो हम्म। मेरे साथ मुझे ऐसा लगा था कि गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु के साथ साक्षात मैं तभी रह पाई जब वो किताब लिखा था। सो इट वॉज वेरी क्लोज टू माई। ग्रेट। अभी हमारी बात हो रही थी जो आपने बुक लिखा है 27 क्या था उस पे? 27 सोल्स। हाँ, 27 सोल्स पे। तो जब आपने बुक लिखा तो कहीं ना कहीं रिसर्च या स्टडीज तो की होंगी आपने। बिल्कुल। कहाँ कैसे कलेक्ट किया आपने सारे मैंने चीज़ों कहा को? कि एज अ जर्नलिस्ट बहुत सारी स्टोरीज जो आप पढ़ोगे हम्म। वो हमने ऑलरेडी पैरानॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टोरीज कवर की थी, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने इन डेप्थ लिखा उसको एक स्टोरी फॉर्म में। और ठीक है। बहुत सी स्टोरीज ऐसी होती है कि जैसे हमारे घर के पास एक पुराना घर था, तो वहाँ पे जो कोई बचपन जाता, में सुनाया जाता था हाँ, कहानियाँ। और हमें भूतों की कहानी से डर तो बहुत लगता है, हाँ। लेकिन बड़ी एक्साइटेड भी रहते हैं हम लोग। डरते हाँ। डरते अगर कुछ सुनते हैं हम्म। रात को, तो हम भूतों की ही कहानी। हाँ, अब सुनते हैं। देखना, चार दोस्त अगर मिलते हैं या चार परिवार हाँ। के लोग मिलते हैं हाँ। और कोई एक जन भूत की कहानी छोड़ दे, सब भूतों की कहानी बताएंगे और उसमें कोई एक कहेगा भी हाँ। अरे हाँ। नहीं नहीं बंद करो मुझे डर लगता है रात को हाँ। सोना है, हाँ। बट वो सुनेगा जरूर। इसमें कितने स्टोरीज भी बन जाते हैं। अरे भाई मैंने उसको देखा था, उनके यहाँ ऐसा ऐसा हो हाँ। रहा था, तूने देखा था? हाँ मैंने देखा। वो अलग ही एक स्टोरी निकालेगा फिर। तो मतलब इंटरेस्टिंग तो होता है। यस। So इंटरेस्टिंग तो this होता is something interesting, है। fictional, reality. It's mix of everything. ओके। Yeah. अभी आपने अपने गुरु की बात की जहाँ से दीक्षा आपने लिया। जी, ओके। कौन से गुरु को मानते हैं आप? जो मेरे गुरु हैं उन्हीं को हाँ। मानती हूँ। कैन यू हाईलाइट द नेम इफ Yeah, यू I लाइक टू? can. I have written that. Vedanti Shastri ji. He's हम्म। from Kalahasti, हम्म। and now he is no more. लेकिन उन्होंने शरीर रखा है. हम्म। But he chose me. हम गुरु नहीं चुन सकते, गुरु हमें चुनते हैं. So he अच्छा। chose me as his disciple और शिष्य, to impart the knowledge, जो भी knowledge उनको देना था मुझे. हम्म। तो उन्होंने मुझे चुना था उनका शरीर रखने से पहले। हम्म। कुछ परंपराएं लुप्त हो रही थी तो उन्होंने कहा तुम सीखो, तुम्हें वो ताकत है। तो दैट्स हाउ माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड। ओके, आप परंपरा की बात कर रही थी। मैं परंपरा आफ्टर द दीक्षा के बाद किस तरह की परंपरा जो है आपने वहाँ से गेन किया? बहुत सारी परंपराएं, जैसे? जैसे तंत्र एक परंपरा है, ओके। वेद एक परंपरा है, ओके। लाइफस्टाइल एक परंपरा है, अघोर हाँ। एक परंपरा है, हाँ। काफ़ी परंपराएं हैं। हाँ। सो व्हाट वी डू इज दैट व्हेन वी लिव विथ इट हाँ। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशनल हाउ विच परंपरा यू अडॉप्ट एट दैट टाइम। तो जब आपने दीक्षा लिया मैम, इससे पहले तो आप ये चीज़ें नहीं कर रही थी। कौन सी आप तो जर्नलिस्ट थे, आप जर्नलिज्म में थे। हम्म। एंड आफ्टर दैट यू डिसाइडेड कि जैसे आपने बोला कि गुरु ने मुझे चूज़ किया है, हम्म। फिर आपने ये स्टार्ट किया। हम्म। जब ये दीक्षा लेने के बाद किस तरह का आपको चेंजेस अपने आप में दिखा, और पहले क्या थी वैदेही मैम और आज क्या है? पहले वेद ही यही थी और आज भी यही है मेरे यहाँ पे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद तो बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी आपने, और वो टोटली ये इंडस्ट्री है। सी आई एम बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। ब्राह्मण मेरे फैमिली। घर में एक मंदिरों का माहौल है ये, क्योंकि वी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ टेम्पल ओनिंग। तो हमारे घर में टेम्पल थे ही। मेरे यहाँ वेद कोई नई बात नहीं है, मेरे यहाँ ओके। पूजा कोई नई बात नहीं है, पुजारी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में एक दादाजी सन्यास भी ले चुके हैं, तो सन्यास परंपरा भी मेरे यहाँ नई नहीं थी।
तो आई एम born into such a family and I am always grown up with the sannyasis, मीन्स साधु संतों की गोद में मैं पली बड़ी हूँ, आप कह सकते हो। तो मेरे लिए बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन जो ठहराव जीवन में आता है, एक आसक्ति होती है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो कहीं एक ठहराव आ गया है कि अब कुछ और करना है। तो अभी जैसे मंदिर है अपना कल्याण में, बहुत बड़ा मंदिर है, स्फटिक शिवलिंग है, और पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ स्फटिक का शिवलिंग है, धूना है, काली और गणपति। एक वैदिक मैथमेटिक्स में उनका आर्किटेक्चरल इंस्टॉलेशन हुआ है, और अभी वहाँ लिंग भैरवी की स्थापना है। तो कल्याण में बताया आपने? कल्याण में। तो वहाँ पे हम लोग बच्चों को वेद सिखाते हैं, गुरुकुल भी है। वहाँ पे आदिवासी बच्चे और जो बुजुर्ग औरतें हैं जिन्होंने कभी स्कूल भी नहीं गई होंगे, हाउस वाइफ्स हैं, वो अभी शिव महिमन देवी अपराध क्षमापण स्तोत्रम वगैरह इतना सुंदर गाते हैं कि आप दंग रह जाओगे। तो यू कैन रिपीट ना, व्हाट इज दैट श्लोक जो आपने बोला? अभी 2 लाइन ही बोला आई थिंक आपने। देवी अपराध और मैंने शिव महिमन कहा, अभी मुझे देख गाना पड़ेगा। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आपने बताया कि गुरु और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है इनबिल्ड है, जो पहले से चलता आ रहा है और आपने उसको इम्बाइव किया है। इम्बाइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो जिया है आपने। वो जिया है। जैसे सन्यासी वाला जो बात किया आपने, फिर आप बोले कि आप पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप उसको वहाँ से जो आपको मिला है, जो कि सिखाने की ज़रूरत नहीं है, परंपरागत चला। हाँ, वो चलता आ रहा है। वेद की बात की आपने, और आपने बोला कि ये सब चीज़ें जो सिखाया जा रहा है, आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में आप देखते हो, तो आज का जो जीने का तरीका लोगों का है, और जिस फील्ड से आप आते हैं, आपको देख करके क्या चीज़ें हैं जो चेंज करने की इच्छा जागती कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, या यंगस्टर्स में ये चीज़ें होनी चाहिए? व्हाट इज़ दैट? आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया कि आज हर हर इंसान बीमार है? आज हर एक डायबिटीज़ का रेट बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है, कैंसर सबको है, घुटनों का दर्द सबको है, पता नहीं क्या ये क्या कॉमन बीमारी। है। नहीं मीन्स कॉमन मीन्स हर घर में आपको एक, हाँ, हाँ, एक मिल मरीज जाएगा। मिलेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चले जाना, अपने बचपन में ही जाना है, मैं मेरे बचपन में जाऊँ तो हम ये बहुत कम सुनते थे। आपने करेक्ट। सुना भी नहीं होगा कि हमारे को कैंसर हुआ है किसी को, किसी को नहीं। नहीं हमने सुना भी नहीं होगा कि वो विलेजेस में चले जाएंगे तो अभी भी नहीं है वो हाँ। वो तो सीन। ये नहीं कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ की गोलियाँ खा रहे हैं कि कोई बाबा, बुढ़े बुजुर्ग अभी भी काम करते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बहुत मजाकिया बात बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं गांव में उतरी थी, तो वहाँ मुझे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम, चेंज हो जाता है ना पानी, तो मुझे लगा पानी का प्रॉब्लम होगा, तो मैंने एक बिस्लेरी मांगा था। एक दुकान में आके बिस्लेरी ले आई और पी रही थी, तो एक 100 साल का बुजुर्ग वहाँ गाँव के ही बैठे हुए थे, और तेलुगु में मुझे कह रहे थे, हम लोग साउथ से हैं, तो मुझे कह रहे थे ये पानी पी के आज मैं 100 साल का हूँ। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि सी हम कितने फ्रजाइल हो गए अंदर से। वी डजंट हैव दैट इम्यूनिटी टू डाइजेस्ट द वाटर, है ना। तो ये मुझे कहना है कि गांव ठीक है, अपनी जगह पे है, वो भी अभी कंटेमिनेटेड हो रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत रेडीमेड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड माहौल में रह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वैचारिक पोल्यूशन। हम लोग इतने प्रभावित हैं हर चीज़ से कि हम लोग यूट्यूबर मीन्स हर यूट्यूबर को सीरियस ले लेते हैं। अगर अच्छा। उसने कह दिया कि आपने 4-5 पत्ते लो, उसके ऊपर शत्रु का नाम लिखो, धागा बांधो, जला दो, तो लाइक हमको लगता है कि चलो शत्रु मर गया। ऐसा होता तो हम पाकिस्तान बॉर्डर पे वही काम ना करते? पहला काम वही होना पत्तों पे चाहिए, नाम लिख के धागा बांध के उनके पाकिस्तान नाम को है। निपटा दो। वही तो बहुत से लोग, सो हम लोग हैं ना कहीं वैचारिक करप्ट हो गए हैं, स्थिरता हम में नहीं है, और बहुत भाग रहे हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता होता हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। हम जानना ही नहीं चाहते कि जो प्राप्त है हमें पर्याप्त है, जितना है। हर अभी एक गाड़ी आई तो दूसरी भी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद नई गाड़ी लॉन्च होती है, तो हमें वो भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं चाहिए, होना चाहिए, इंसान को बहुत एम्बिशंस होनी चाहिए, बट व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर वी नीड इट और वी डोंट नीड इट। ये हमें ज़रूरत है या केवल हमको चाहिए इसलिए हमें चाहिए, और उसके पीछे हम भाग के क्या कर रहे हैं कि हम पूरी ज़िंदगी पैसे कमा रहे हैं, और पूरा बुढ़ापा फिर वो पैसे हम हमारी बीमारी में खर्च कर करके कैसे कैसे ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब जीवन हमारे हाथ में था तब हम जी नहीं रहे थे। बहुत ही डीप बातें करती हैं माय गॉड। तो अभी आपने बताया कि लोग भाग रहे हैं चीज़ों को पाने में पैसे के लिए, कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि दुनिया ही यही है। अगर मैं या कोई छोटा बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है मुंबई जैसे सिटी में, तो उसे तो दिख रहा है कि लोग
कि लाइफस्टाइल कैसे हैं, मुझे तो उससे बेस्ट बनना है या उससे ऊपर जाना है या उस तरह की लाइफ ही जीनी है। अगर उसे आप गांव लेकर जाओ एक विलेज में और बोलो कि बेटा यहाँ पे देख, ऐसी लाइफ जीनी है तुम्हें, डू यू थिंक कि वो बंदा सोचेगा भी कि नहीं मुझे ये लाइफ चाहिए? अगर आपने बचपन से उसको संस्कार दिए तो पक्का। आप एक गांव के बच्चे को अकॉर्डिंग बोलो, टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कार? संस्कार इन द सेंस यू आर ग्रोइंग योर चाइल्ड इनटू द सिटी, उसको वो सब दिखा रहे हो, गार कारी घोड़ा ये वो फिल्में, जैसे आप भी फिल्मों से प्रेरित होके यहाँ तक भाग आए हो गांव छोड़ के, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर Okay. जो गांव खेड़े में बच्चे बड़े हैं, अब हम लोग एक अभी बहुत सारा फ्लड्स आए थे, तो हम एक गांव गए थे, लातूर के पास एक छोटा सा गांव है, धने गांव है उसका। वहाँ पे सारे लंबाड़ी लोग रहते हैं, वो जो आदिवासी लंबाड़ीज होते हैं, लमानी भी कहते हैं उनको, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उस गांव में मैंने देखा कि वो बंदा शहर को एक्सपोज नहीं हुआ है कभी। जैसे वांचुक जी हैं, वे सिमिलर, वो वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि घर को इको फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, उस घर में उस गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिया जाए, और डांबर की सड़क अवॉइड करके पत्थरों की सड़क कैसे बना दिया जाए, वो इको फ्रेंडली विलेज को कैसे मेंटेन किया जाए। अगर गाय का खेत में अगर गोबर यूज़ होता है तो बकरी के भी वो जो है उसका कहाँ यूज़ में वो लाया बना जाए? देता है उसका। तो वो एक्सपोज नहीं हुआ है सिटी से, और अब अगर वो एक्सपोज भी होता है तो वो यहाँ से कुछ सीख के अपने गांव को ही उन्नति करने की सोचे। आज की दुनिया में मैम लोग फेम और मटेरियल सक्सेस को चेज कर रहे हैं। हम्म आपके हिसाब से सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? मैं बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल डेफिनेशंस में जाना नहीं चाहूँगी। हम्म जहाँ आपको लगेगा कि बस मैंने सब कर लिया, वो सक्सेस। और हम्म जहाँ आपको लगा कि बस मैं हम्म। खुश हूँ, वहाँ तुमने सब कुछ पा लिया। आप जर्नलिस्ट हैं, राइट? जर्नलिज्म में अच्छा खासा समय स्पेंड किया आपने, तो आप मेरे से बेटर जानते होंगे टीआरपी, प्रोपेगेंडा और पेड मीडिया का ये एरा है जो भी चल रहा है। अगर एक एथिकल जर्नलिज्म की बात करूं, क्या वो सरवाइव कर रहा है या ख़त्म हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। लेकिन एथिकल जर्नलिज्म को जीवित रखने के लिए जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं कुछ, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी रेशो देखा जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर एक प्रोपोगंडा चलाता है और एक ऑनेस्ट वॉइस अगर कहता है कि नहीं ये झूठ है, ये गलत है, लेकिन उसकी जो है उसकी व्यूवरशिप बहुत लिमिटेड है। एक यूट्यूब पे उसको 1 लाख रुपए लोग देखेंगे, 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख। बट ये पूरे ग्लोब में तुमको न्यूज़ दिखता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है। इसलिए कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है वो फ्रस्ट्रेट तो हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत एथिकल जर्नलिज्म आज जिंदा है और थोड़ी रहेगी भी। बहुत? थोड़ी बहुत, एक मतलब कुछ समय 10%। में ये भी दम तोड़ देगी? दम तो नहीं तोड़ेगा, वो कैसे चलता नहीं रहेगा। तोड़ेगा? क्योंकि मान लो कि 95% लोग जो है चीज़ों को दबा रहे, जो मुद्दा होना चाहिए उसे उठाना चाहिए, नहीं उठा रहे। जो 5% उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे भी तो पैसे देकर दबाया जा सकता है ना? नहीं, वो नहीं दब रहे हैं तभी तो वो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है ना। ऐसे कितने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के यूट्यूब को अपना लिया। ऐसे हाँ। बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी लग्जूरियस लाइफ को छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट वॉइस लेके चल रहे हैं। तो ये रहेंगे, क्योंकि ये पागलपन रहेगा, कम से कम 2% तो रहेंगे ये पागल लोग। तो ओके। वही अपना अभी तो रेशियो है 90, ऐसे बोल इतना तो सकते हैं। रहेंगे ही। बिल्कुल। जर्नलिज्म में मैम, अभी जैसे मैंने बताया कि अच्छा खासा समय आपने स्पेंड किया है, क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग है आज? जो जर्नल पहले, हाँ, जर्नलिज्म में जो पहले था वो आज नहीं है। सबसे पहले तो ईमानदारी मिसिंग है, सब्जेक्ट को लेके, लोगों पूरा को ही लेके, मिसिंग है। सब कुछ ही मिसिंग है। क्योंकि आज अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं लोगों के लिए जर्नलिस्ट हूँ, मैं सरकार के विरोध में बोलने के लिए जर्नलिस्ट हूँ। क्योंकि जहाँ अपोजिशन कमज़ोर होता है तो जर्नलिस्ट शुड एक्ट लाइक अपोजिशन, कि गवर्नमेंट में क्या खामियां है, कौन सी पॉलिसी फेलियर्स है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो क्रिटिसिज्म करना मेरा काम है। चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहो आप या हार्श क्रिटिसिज्म को, बट यू हैव टू बी क्रिटिक। यू कांट बी अ बूट लिकर, यू कांट बी अ लैप डॉग, कि आप जाके सरकार के गोद में बैठे हो और हर पॉलिसी की आप तारीफ कर रहे हो, हर चीज़ की तारीफ, और महिमा मंडन हर नेता का भी। मुझे कभी कभी शर्म आती है वो इंटरव्यूज़ देखने के लिए कि आम चूस के खाते हो कि काट के खाते हो, या आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। ओह माय गॉड। मैं सोचती हूँ कि जर्नलिस्ट को क्या यही सवाल, इतना बड़ा आदमी सामने बैठा है, पूछो ना कि इस देश को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो आप किस दिशा में इसको ले जा रहे हो। प्लान्स क्या हैं आपके? एक जर्नलिस्ट ने नहीं पूछा। या आप यहाँ तक आए हो तो क्या गलत और सही करके आए हो, कि
प्राइम मिनिस्टर बनना, देखो आज जिस युग में प्राइम मिनिस्टर हमारे बने हैं बहुत प्रिविलेज्ड है, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा उनके साथ है। लेकिन आप इंदिरा गांधी और अटल जी की बात करेंगे या उनके पहले की बात करेंगे, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन हाँ उनको हाँ गांव का बच्चा बच्चा जानता था। कितने दिन लोगों को इंदिरा यानी कांग्रेस ये निकालने के लिए, अभी तक गांव में ये कॉन्सेप्ट है, कांग्रेस है नहीं, इंदिरा का कांग्रेस है। ठीक। पर चाहे वो सोनिया आए, राहुल आए, कोई और आए, उनको कोई दरकार नहीं है। वो कांग्रेस सिर्फ इंदिरा गांधी से जानते हैं। यस। बीजेपी की भी वैसी ही छवि थी जब अटल जी थे, कि अटल जी यानी बीजेपी। अब तो बीजेपी का और मतलब तब मोदी कोई जी। ब्रांडिंग भी नहीं थी, ना कोई ऐसा सोशल मीडिया था, ना आईटी सेल्स थे, कुछ थे। हम्म। आज हम प्रिविलेज है, जो भी मिनिस्टर है छोटा छोटा क्यों ना हो, उसका अपना आईटी सेल है, वो अपना प्रचार प्रसार कराता है, वो एक टीम ही लेके बैठे, उसको जर्नलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि वो हम्म। खुद ही तो ऐसे स्टूडियोज बना के हम्म। 2-4 लोग बिठा के उसी मंत्री के बारे में गाए जा रहे, तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए और। सो संसाधन से बने हुए जितने भी मंत्री हैं, हम्म। जिनको एक लार्जर देन लाइफ आप प्रोजेक्ट करने के पास लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, पोडियम है, तो आप क्यों ही काम करोगे। लेकिन वो लोग जो पूछते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। अभी रोहित आर्या करके एक समाज सेवक था, वो कल तक समाज सेवक था, सरकार के लिए काम भी कर रहा था। आज अचानक वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया सरकार से, क्योंकि जो भी उसके कारण थे, उसने 10 बच्चों को होस्टेज बना लिया। हम्म। और वो बंदे के पैर में गोली मारी जा सकती थी, हाथ में गोली मारी जा सकती थी, पर उसके सीने में गोली मार दी गई और उसको आतंकवादी करार करा दिया गया। बट किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों। हम ये नहीं कह रहे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है पुलिस के लिए, कि जब 10 बच्चे कैद में हैं तो एक आदमी को काबू करना, लेकिन वो परिस्थिति एक नागरिक पे क्यों आई जो कल तक सरकार के लिए काम कर रहा था, वो अचानक इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। और उसकी मांग भी कुछ और नहीं थी, उसकी मांग यही थी कि मुझे उस मिनिस्टर से बात करा दो और मैं पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल। हालांकि वो हो सकता, इसमें गलत क्या है? यही मैं कह रही हूँ कि अब ये बात जो है उनके एक पर्टिकुलर जो उनके फेवरेट लोग हैं या उनके लॉबी के लोग हैं, उन्होंने उस आदमी को आतंकवादी ठहरा दिया, मिनिस्टर जी छूट गए। तो ये अगर इस तरह का जर्नलिज्म, इस तरह का सोशल मीडिया, इस तरह का माहौल अगर इस देश में बन रहा है, तो कल आप गलत को गलत कह ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे तो गलत को भी सही कर रहा है ना, सही बताया जा नहीं, रहा है। आप जो, हाँ, और अभी हुआ अभी कैसे वही है, चल रहा है। अभी के लोग भी, बच्चे भी जो है ना, यूथ भी जो है, दे आर ड्रिवन बाई फेवरेटिज्म। हम्म। अगर मेरे फेवरेट नेता मोदी जी और आप उनके खिलाफ बोलोगे, हम्म। तो फिर तुम मेरा लंगोट यार भी होगा, तो मेरा दुश्मन है, देशद्रोही हो जाता है फिर। तुम देशद्रोही हो जाते हो फिर हम्म। एकदम। और देशद्रोही ना हो जाए तो ना, जो खून के दुश्मन हो जाते हो, क्योंकि आप मेरे नेता को पसंद नहीं करते हो। और हम पहले वोटिंग करते थे तो हम काम देख के करते थे, हम हम्म। पार्टी देख के नहीं करते थे कि अच्छा ये मेरे एरिया में काम करता है, मेरे लिए अवेलेबल है, मेरी प्रॉब्लम को सुन सकता है, हम इसको वोट देंगे। तब जर्नलिस्ट लिखते भी थे कि इसने इतना फंड्स यूटिलाइज नहीं किया, इतना फंड। अभी तो पता ही नहीं चलता किसके पास कितना फंड है और उसने किया क्या। और आप सिर्फ देखते हो तो उनके पोस्टर के साथ एक टॉयलेट देख लेते हो, एक 2-4 जगह पे उनके पोस्टर के साथ कुछ बनाया होगा उन्होंने, एक मॉन्यूमेंट या कुछ तो भी। तो वो हमारी ज़रूरत है, मॉन्यूमेंट नहीं है, हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। बट हम पूछ ही नहीं रहे कि हमारी ये ज़रूरत है तो पूरी करो। मान लो कि मेन मीडिया स्ट्रीम जो जर्नलिस्ट हैं जो देख रहे हैं आपको, हम्म, आपको एडवाइस देना उसे कि जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है हम्म, और तुम्हें क्या करना चाहिए जर्नलिज्म में, तो आप हम्म। क्या बोलेंगे उन्हें? मैं क्या बोलूँगी, हम्म। वो समय चला गया, अब वो भी गूंगे बहरे हो ट्राई गए। तो कर सकते हैं ना, कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। मैं कहूँगी अगर थोड़ी बहुत, अगर आप में ज़मीर बचा होगा तो थोड़ा पत्रकारिता को ईमानदार रहिए, इतना ही कहूँ। ठीक है। अभी हमने आप बात कर रहे थे कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, और जो हक का क्वेश्चन है वो तो पूछना ही चाहिए। हम्म, आप जो भी आपकी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, हम्म, तो हम्म, आपको पता है क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग है। हम्म, आपको मोदी जी से मौका मिल जाए एक इंटरव्यू का, और 5 क्वेश्चंस, आपके लाइफ का 5 ही क्वेश्चन है जो उनसे पूछना है, हम्म। व्हाट विल बी दैट क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कितने स्मार्ट सिटीज़ बने अभी तक, दैट इज़ द फर्स्ट वन। या ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 15 लाख लोगों के अकाउंट में कब आने वाले हैं, ओके। हम अगले कितने सालों में विश्व गुरु बनेंगे और कैसे बनेंगे, प्लान्स पूरा उसका। उसका पूरा ब्लूप्रिंट। ठीक है। क्वेश्चन 4 मेरा ये रहेगा कि क्या हम लोग सिक्योलर स्टेट
है हमारा कंट्री कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छा। और पांचवा क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि अगर कोई पत्रकार या कोई इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं जो आपके पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलता है, तो उन सबको बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कब करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, दुर्भाग्य से। एंड मैं मोदी जी के आसपास वो पत्रकार देखना चाहती हूँ जो आलोचना करते हैं। मैं वो नहीं देखना चाहती जो उनके गोदी में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मेरे देश का एक, हम मानते हैं ना कि एक डैशिंग नेता है, बहुत ही बेबाक हैं, और मोदी जी जैसे नेता हमें कभी मिले ही नहीं है। चलो मैं मान लेती हूँ इस बात को, तो फिर उस नेता को इन लोगों से क्या डरना है? इन इंडिपेंडेंट वॉइसेस को एक बार बिठाओ, उनके जो भी सवाल है जवाब दो, क्योंकि आप विश्व गुरु हैं, आप सवाल जवाब दे सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो ना। मैं तो कह रही हूँ आप कॉमन मैन से भी सवाल जवाब करो, एक दरबार रखा करो, हर महीने मोदी जी अवेलेबल रहेंगे, और एक एक सेक्टर के कुछ कुछ लोगों को आप चुनिए, जैसे आप एक ए सेक्टर से 10 लोग चुनो, बी सेक्टर से 10 लोग चुनिए, निष्पक्ष चुनिएगा, और उन जनप्रतिनिधियों को सवाल करने दो ना आपसे। प्रगत राष्ट्र बनाना है हमें, तो हमें हमारे नेता का सानिध्य चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा नेता एरोप्लेन से उतरे और जो उनके ही परिवार के कुछ लोग आसपास हैं उनसे मिले और चले जाए। जैसे विदेश में कुछ महिलाएं कि हाथ लगाया तो रोने लगी थी, मैंने मेरे परमात्मा को हाथ लगाया है। तो वही सौभाग्य अब देश के लोगों को भी दे दो, थोड़ा आपको हाथ लगाए हैं। तो नहीं मिल रहा है। आप बताओ, मैं आपने बताऊं, कितनी बार हाथ लगाया? मैंने तो कभी ट्राई सोचा ही नहीं इस बारे में। अच्छा ना अच्छा, कभी ट्राई किया। हाँ जी। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने हिंदू राष्ट्र की बात की। आजकल हिंदू राष्ट्र और सनातनी वर्ड बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। भगवा कलर बहुत ज़्यादा, ये आईफोन 17 में भी भगवा कलर का आया है। क्या है मतलब, क्यों हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, और अचानक से ये डिसाइड करना कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, या तो उन्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा या तो इनको बाहर जाना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो ये धर्म पे ही विभाजन हुआ था। मुस्लिम्स अच्छा। ने कहा था हमें पाकिस्तान चाहिए, हम्म। और वो पाकिस्तान चले गए। अब जब धर्म पे विभाजन हुआ है, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन हो गया है, तो हिंदुस्तान क्या हो सकता है? हिंदू तो राष्ट्र हिंदू होगा। राष्ट्र, तो हिंदुस्तान में तो हिंदू का कल्चर तो है ही हर हर जगह पे, कहाँ मुस्लिम को लिया जा रहा है? बट आप पाकिस्तान में जाके बात कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का भी है, वो तो हमारा हिंदुओं का नालायक भी बेटा है। है ना, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, बेटा नालायक, वो अगर उसका क्या कर आप सकते अपने धर्म के लिए या अपने आप एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए, और इसमें कोई ये नहीं कह रहा मुसलमान नहीं रह सकता है या क्रिश्चियन नहीं रह सकता है, या कोई ये नहीं रह सकता है वो नहीं रह सकता, ये हिंदू राष्ट्र की ऐसी संकल्पना कभी किसी ने की नहीं है। जो भी अभी लड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। you follow whatever you want to follow, but you call yourself as a Hindustani, means the one who follows Hinduism. Hinduism is not a religion, it is a lifestyle. So वो lifestyle की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वो लाइफस्टाइल हर एक किसी को जीना चाहिए जो इंडिया में जो है। यहाँ रहता है वो गर्व से कहे कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, बट लोग वो भी कहते मानने हैं ना। नहीं, कहने वाले कहते हैं, नहीं कहने वाले नहीं कहते। हाँ, तो उसको पाकिस्तान भेज तो रहे हैं हम लोग। वही तो बात हो रही है। मोदी और तो कह ही रहे कि निकलो निकलो यहाँ से। मोदी बहुत हो जी ने गया। कभी नहीं कहा यहाँ से निकलो। अच्छा। मोदी जी ने कभी इतना एक्सट्रीम स्टैंड लिया ही नहीं। तो वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उनके काउंटर पार्ट्स कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये हर चीज़ मोदी थोड़ी करेंगे। पहले क्या होता था कि पूरे देश में विकास होता था, ठीक है, और जब पूरे देश में विकास होता था तो इंडिविजुअल नेता को, जो वहाँ पे जो बंदा है, जो जो अपने पोजीशन पे है, उनको वो क्रेडिट दिया जाता था। डू यू थिंक कि जब से मोदी जी आए हैं, यार कहीं पे ब्रिज बन रहा है तो उन्हीं का नाम आ रहा है, कहीं पे कुछ अनाज बट रहा है तो उन्हीं का नाम आ रहा है, हर जगह उन्हीं का पोस्टर लगा रहता है, लगता है कि और तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं। डू यू थिंक? वो नेता भी तो नहीं चाहता है ना खुद क्रेडिट ले, वो भी तो मोदी जी के नाम पे ही वोट अच्छा, मांग यही रहा प्रॉब्लम है है, नहीं? मोदी जी के नाम पे ही विकास की बात कर रहा है। मोदी जी वो खुद ही कर रहा है, तो मोदी जी की क्या गलती है इसमें? इसीलिए मोदी जी स्टार बन गए आज हमारे।
कहीं भी जाइए मोदी जी दिखेंगे आपको। आपने अराउंड 18 ईयर्स तक सेल्फ फंडेड न्यूज़पेपर चलाया है। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग या फिर पॉलिटिशियंस या कोई और जो आपकी बातों को दबाना चाहा हो, और चाहा तो आपने कैसे वहाँ पे मैनेज किया चीज़ों को लेकर? जहाँ तकलीफ तो होती है सेल्फ फंडेड न्यूज़पेपर में। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि न्यूज़पेपर सेल्फ फंडेड इसलिए है कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, और ठीक आप है। जब न्यूट्रल रहते हो तो आप किसी के सगे नहीं होते हो, ना अच्छा, कोई आपका सगा होता है। पेंडुलम टाइप का। पेंडुलम भी कह सकते हो, या ऐसे ही कि अगर आप कांग्रेस के बारे में लिखो हाँ, तो कांग्रेस समझेगा कि ये पक्का संघी है। हाँ, आप बीजेपी की थोड़ी सी आलोचना करो तो कहेगा ये पक्का कांग्रेसी है। हाँ, अगर आप इन दोनों की आलोचना करो तो ये आप ही है पक्का। हाँ, हाँ, सो ये इनकी ना आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। बट ये लोग ये नहीं देखते हैं कि सबको आलोचना करते हैं और सबकी सराहना भी करते हैं। तो ऐसे फेज में क्या होता है कि हमारे अखबार पे बड़े बड़े डिफॉर्मेशंस आ चुके थे। हम अखबार छोटा सा, हम छोटे से, और डिफॉर्मेशन करोड़ों के। तो कभी कभी हम कहते हैं कि साहब हमको पैसा दे दो, हम माफ़ी मांग ही लेंगे और अखबार और अच्छे से चलाएंगे। तो ये तो जस्ट फन इंटेंडेड। ये चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, लेकिन लोग भले ही कुछ कहें, हमें इतनी तकलीफ सच बोलने की नहीं हुई जितनी लोगों को, जो कहते हैं ना कि होती है, गला दबाते हैं, फलाना दादागिरी होती है। नहीं, शायद लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसी ही है, इसका कुछ नहीं किया जा अब सकता। कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो मुझ पे ना कोई दबाव है और ना मेरी कोई तारीफ करता है। बस पढ़ते हैं चले जाते हैं, क्योंकि मेरे फेसबुक पे भी आप कमेंट्स पढ़ना, अगर मैं किसी दिन किसी की आलोचना करूं या तारीफ करूं तो वो कमेंट नीचे लिखते हैं कि अब कल इसकी आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहो आप। अच्छा। हाँ, तो भी लोगों को पता चल गया है कि आई डोंट स्टिक टू समथिंग। इफ दे आर डूइंग गुड, मैं अच्छा बोल देती हूँ। अगर वो बुरा कर रहे हैं तो मैं उसी व्यक्ति का मैं लिख देती हूँ कि इसने बुरा किया आज। सो दैट्स हाउ जर्नलिज्म शुड बी। आप अपने एजेंडा के सगे रहो। आपका एजेंडा अगर जर्नलिज्म है, तो अगर आप एक आदमी अच्छा कर रहा है तो बोलो ये अच्छा कर रहा है। अगर उसी आदमी ने कुछ बुरा किया तो आप बोल सकते हो कि इसने ये सही नहीं किया है, क्योंकि आप जनता के लिए बैठे हो, आप नेताओं के लिए नहीं बैठे हो यहाँ ठीक है। अभी आपने बोला कि जो इंडिपेंडेंटली जो जर्नलिज्म कर रहा है उसको बहुत फेस करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। पे। मेजर सफरिंग क्या रहता है जो झेलना ही पड़ता है उसे? उसके साथ इश्यूज रहते ही रहते हैं अगर वो ऑनेस्टली कर रहा होता है तो, न्यूट्रल होकर। अटैक्स, क्योंकि वो अटैक्स? किस तरह के क्योंकि अटैक्स? एक सोशल मीडिया अटैक्स होते हैं उनके ऊपर। वो तो अभी। फिर उनको नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है। फंड्स नहीं रहते उनके पास, क्योंकि कोई देता नहीं है, कि उनको पता है जिसकी आलोचना करेगा हो सकता है कल मेरी कर दे। तो कोई हाँ, पास में लेते ही नहीं, उनको कोई बुलाता ही नहीं। तो उनके पास ये चैलेंजेस होते हैं। और वो जब नौकरी ही नहीं करता किसी अखबार की, किसी बैनर की या किसी की, तो फिर उसके पास फंड जनरेशन का कोई सोर्स चाहिए ना। अभी चलो सोशल मीडिया से जनरेट होता है, डोनेशंस भी मिलते हैं, क्राउड फंडिंग भी होती है। बट एक ज़माना था जब सच बोलने वाले पत्रकार होते थे, उनको सरकार खुद इज्जत देती थी, हम्म। क्योंकि डरते थे लोग उनसे। वो लोग एक आधी चाय और एक कलम के ऊपर सरकारें बदल देते थे। अभी उनके भी कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ पड़े हुए हैं पहले का। मैं मोदी जी का ही देखा था, उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकली जब उन्होंने क्वेश्चन किया था तो। नहीं है ना, तब भी जर्नलिस्ट थे और आज भी जर्नलिस्ट वैसे हैं। लेकिन अभी उन जन जो आप बोल रहे हो ना, ऑनेस्ट जर्नलिज्म जो होता है, अब तो बंदा वो सपना देख रहा है कि मोदी जी अगर मेरे पास है, वो आएंगे ही नहीं तो क्या करेगा वो? अभी जो है ना, अभी का जमाना कैसा है कि जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, वो नेता के साथ एक फ़ोटो लेके बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ, वो नेता शायद फ़ोटो निकल के आप जाओगे तो आपको आपके नाम से पहचानेगा भी नहीं। बट दे जस्ट फ्लॉन्ट, दे वांट। और हम भी देखना सोशल मीडिया पे जाते स्क्रॉल करते, अरे ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये मीन्स पावरफुल गलियारों में घूमता है, तो हम भी अपना परसेप्शन बदल लेते हैं। बट हम ये नहीं देखते कि इसकी कितनी यूटिलिटी है मेरे लिए, समाज के लिए। एज अ पत्रकार ये क्या ही कर रहा होगा। तो हम लोग भी तो उस परसेप्शन से नहीं देख रहे हैं ना किसी की तरफ। ये हमारा ये तो है। प्रॉब्लम है। और जो दिखता है वो बिकता है, अभी सिर्फ दिख ही रहा है। तो हम बिक भी रहे हैं ना। दिख भी रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है। जैसे कि आप इंडिपेंडेंटली काम किया, मैंने अपने में अच्छा खासा लंबा समय स्पेंड किया आपने यहाँ पे। हाँ जी। आज का जब कोई न्यूज़ आता है तो पहले आर्टिकल छपने से पहले बहुत ज़्यादा
उनका रिसर्च रहता है या वो विजिट करते थे, देखने के बाद वो कहीं प्रिंट करते थे, तो झूठलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था पहले। बिल्कुल। अभी तो न्यूज़ सच आ ही नहीं रहा है, तो झूठला ही गया। तो अभी जो कुछ कुछ देखता हूँ मैं, न्यूज़ चैनल पे चल रहा होता है, व्हाट्सअप का सच, ठीक है, वायरल वीडियोस का सच। तो क्या इन आज प्रॉपर मात्रा में न्यूज़ मिलना मुश्किल हो गया है, तभी ये लोग छाप रहे हैं, ये वाहियात चीज़ें चला रहे हैं, या क्या क्या रीज़न क्या है, न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है जो चाहिए? कौन? मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। ये है 2017 की बात। हम्म। तो तब मेरे एक एडिटर होते थे, मोबिन पंडित, हम्म। आफ्टरनून में। हम्म। तो उन्होंने मेरे को कोर्ट भेजा था क्योंकि किसी एक बड़े क्रिमिनल की पेशी थी उस दिन। हम्म। तो उनको पेश किया जाने वाला था, तो उन्होंने कहा जाओ कवर करके आओ। तो वो जज नहीं आए थे, तो उनको लाया गया गाड़ी से। क्रिमिनल उतरा और उसने सब तरफ देखा, सबको हाथ वाथ दिखाया। उसके भी चेले आए हुए थे, हंसा विसा, और कैमरामैन साथ में था। उसने एक फ़ोटो ली ऐसे करके हंसते हुए, और सब लोग खड़े थे। तो मैं बहुत मायूस थी कि स्टोरी तो मिली नहीं। मुझे लगा अभी आज, और बहुत हायरार्की होती थी कि, और तब कंपटीशन भी होता था कि फ्रंट पेज पे कौन आएगा, बाई लाइन किसकी जाएगी, क्योंकि फ्रंट पेज पे आपकी स्टोरी आना है ना, एक प्राउड फैक्टर होता था। तो इतनी रिसर्च हम करते थे, इतना अनोखा कुछ, उतने कोट्स जमा करो, उतना खाक छानो, तब जाके आपकी एक स्टोरी बनती थी और आपको एक नाम मिलता था, बाई लाइन मिलता था। हम्म। तो मैं बहुत दुखी थी और मैंने कहा मोबिन सर, स्टोरी तो मिली नहीं, जज आए नहीं, इसको लाया गया, ये ऐसे मिला, सब सर निकल गया। उस आदमी ने उसकी वही फोटो डाली ऐसे करते हुए, पूरा भीड़, और एक बहुत प्यारा सा टैगलाइन दिया कि लाफिंग एट लॉ। सॉरी, क्या था? लाफिंग एट लॉ, अच्छा। वो हेडिंग दी। हम्म। और उन्होंने बहुत कुछ कन्वे किया था उस एक लाइन में, उस गैंगस्टर को लेके। तो वो एक पत्रकारिता बहुत अलग थी, एक लाइन पे बिकता था तब जर्नलिज्म। पूरी कहानी उन्होंने एक लाइन में बता दिया था कि उस दिन यंत्रणा ने इतना पैसा खर्च किया कि उसको जेल से यहाँ लाया, खड़ा किया, और जज ही नहीं थे। अब समझे? हाँ, तो मतलब यहाँ क्रिटिसिज्म तो जज का हो रहा है। नहीं, जिसका भी हो रहा होगा कि आज क्रिमिनल्स हैं, मजे से आ रहे हैं, अपना हाथ वाथ दिखा रहे, नेताओं की तरह खड़े हैं, उनको खौफ ही नहीं है उन्होंने जो क्राइम किया उसका। देयर इज नो डेटरेंस, देयर इज नो फियर। उनको ना कायदे से, कानून से डर है, ना पुलिस से डर है, और ना शेम होने से डर है। तो जनता से ऐसे मिल रहे जैसे कल वो नेता बनने वाले, वो बना भी नेता। अच्छा, तो वही लोग तो नेता बन भी रहे हैं ना अभी। बन गया है ना वो। बन गया है। हाँ, उसे जेल में रह के 2 बार कंटेस्ट किया था। इंडिया में सही है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, दादा बन जाओ, ये अपने एरिया का गुंडा बन जाओ, कुछ नाम कमा लो, मीडिया पे आ जाओ, कोई ना कोई बुला ही और आप लेगा आपको। जॉब में अगर एक भी गड़बड़ी दे देते हो सर्टिफिकेट्स में या क्वालिफिकेशन में, तो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ हमारे नेताओं को कुछ नहीं, वो कोई भी सर्टिफिकेट दे, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे, कुछ भी करे, कोई जवाबदेह नहीं है। उल्टा आप अगर उनको पूछोगे कि आपका सर्टिफिकेट कब का है, तो आप विलन बन जाते हो, सोशल विलन बन जाते हो। इसने इतना बड़ा साहस किया, पूछ लिया। तो दुर्भाग्य है, अभी हम ऐसे राज्य में, ऐसे यंत्रणा में और ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हम अगर भेड़ के साथ भेड़ चाल ना चले और अलग चलने की कोशिश करें, तो वो सारा भीड़ तंत्र तुम्हारी पहचान ही खो देगा, तुम्हारी पहचान को ही नष्ट कर। ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पे सच्चाई ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा फिर। सच्चाई को, किसको इंटरेस्ट है सच्चाई में? तो उससे क्या मतलब है? हमारा जो काम है वो तो ऑनेस्टली करना पड़ेगा ना। नहीं, बट यू रियली वांट ऑनेस्टी फ्रॉम देम? हाँ। कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे सच्ची न्यूज़ देखनी है। उनको भी तो वही गॉसिप देखने हैं ना, कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल में किसको क्या बोला था उसने। क्योंकि उनको दिखाया भी है वही जा रहा है ना। डू तुम यू देख थिंक रहे, कि चीज़ें डाइवर्ट की जा रही है? आप जो देख रहे वही तो दिखा रहे। आप जो देखना चाहते हैं, आप देखना बंद करो, कौन देखेगा? जब रिया चक्रवर्ती की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसकी व्हाट्सएप चैट, ये वो, उसके घर में देखो देखो, वो आज यही चैनल देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन ने खास न्यूज़ लाई, लोग वो देखना चाह रहे थे। बट लोगों ने कभी नहीं बोला हमको ये नहीं देखना है, क्योंकि हम एक फैमिली की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने तो उस लड़की को एकदम टैग कर दिया था कि वो वही खूनी, लाइक वो होगी, और उसी ने सुशांत की खून बात किया। कर रहे हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत। हम्म। तो
तो आज कोर्ट ने जब उसको बाइज्जत बरी किया, एक भी न्यूज़ चैनल ने सॉरी नहीं रेंडर किया, अपोलॉजी नहीं रेंडर किया उस लड़की को कि हाँ हमने, बहुत बार होता है हम भी कभी कुछ लिख देते हैं और बाद में जब पुष्टिकरण हो जाता है कि ये गलत लिखा है तो हम एक माफ़ी मांगते हैं। न्यूज़पेपर हो या चैनल हो, उसका एक प्रोटोकॉल है। करेक्ट। हर बार आप धर्मात्मा नहीं हो कि सही लिखोगे, कभी गलतियाँ करोगे, तो उसमें हम रेंडर करते हैं अपोलॉजी कि ये गलती से लिखा गया या जो भी है। एक चैनल बताओ या एक न्यूज़पेपर बताओ जिसने ये अपोलॉजी दी होगी कि हमने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया जो हमें नहीं दिखाना चाहिए था। आपने बिना नैतिकता के बहुत प्रोपोगंडा कर लिया, क्योंकि आपको रिया चक्रवर्ती से प्रॉब्लम नहीं थी, आपको उस वक्त की सरकार को गिराना था। आपकी सरकार अभी आपकी है, आप ही के सरकार में उस लड़की को क्लीन चिट मिली है, तो क्या आपका दायित्व नहीं है कि उसको माफ़ी मांगना चाहिए? करेक्ट है ना? है। या आपके चैनल पे बुलाओ ना, आप इंटरव्यूज करो। अच्छा। तब राजदीप सरदेसाई ने एक इंटरव्यू किया था, तो उसको कितना एंटी मोदी, पता नहीं एंटी नेशनल क्या नहीं उसको टैग किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजदीप की पत्नी जो है उसका इंक्लिनेशन किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अच्छा। तो उसको तो एकदम एंटी मोदी, एंटी नेशनल, एंटी फलाना, एंटी डिकना इसलिए किया था क्योंकि वो एक ही चैनल और वो एक ही बंदा था जिसने उस लड़की को प्लेटफॉर्म दिया था अपनी बात रखने का। सो इस तरह के जर्नलिज्म में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इस तरह के व्यूअर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ठीक है, अगर ठीक 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो जो जर्नलिज्म होता था, जो व्यूअर्स होते थे, आपने क्या नोटिस किया है जो पहले होता था और जो अभी के जर्नलिज्म हो रहा है, और आज के व्यूअर्स कैसे हैं? पहले लोग न्यूज़ चैनल्स भी सीमित होते थे, लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड थे, लिमिटेड थे। हाँ। खबरें जेन्युइन आती थी। हम्म, कुछ चैनल ऐसे थे जैसे BBC वगैरह, वो तो एकदम एक्यूरेट न्यूज़ देते थे। 15 मरे तो 15 मरे, 5 नहीं बोलते या 25 भी नहीं बोलते। या तो कुछ 500 मर रहे तो 50 बता रहा। नहीं, अभी कुछ भी रेशो हो सकता है, आप किस क्षेत्र की बात करें उसके ऊपर डिपेंड होगा। अपोजिशन वाले होंगे तो वहाँ 5 के 15 भी मर सकते हैं, और खुद के राज्य के होंगे तो 5 के 2 ही हो सकते हैं। करेक्ट। सो ये नैरेटिव भी वापस वो फेवरेटिज्म पे ही आ गया है, वहीं पे पक्षपात शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त खबर खबर ही रहती थी, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता था तो होता होगा, लेकिन खबरें खबरें होती थी और लोग खबरें ही देखते थे, खबरें ही पढ़ते थे। अब क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, इसकी कोई गारंटी वैसे नहीं, अभी टाइम पास है। अच्छा। रादर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, मैं वो लोगों को इसमें ज़्यादा क्रेडिट दूंगी कि जो अब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ बिगुल लेके गांव गांव खेड़े खेड़े में स्मार्टफोन आया तब से लोग सच्चाई दिखाने लगे, ये चैनल गलत दिखा रहा है, ये सच्चाई आप देखो। तो ये जो पैरेलल जर्नलिज्म स्टार्ट हो गया इंडिया में, एक नया रेवोल्यूशन कर रहा है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन यही है ना कि जो जिस जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं हम, जो एक्सपेक्ट करते हैं हम, जो जेन्युइनिटी एक्सपेक्ट करते हैं, वो कुछ लोग ही हैं और रेयरली वो उसको हम लोग ये कर पा रहे हैं। नहीं तो जो बाकी के हैं वो तो टाइम पास कर ही रहे हैं। मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, अभी का दुर्भाग्य, हम लोग एक एक चीज़, हमसे पहले जो जर्नलिस्ट थे वो टाइप करते थे, टाइपराइटर पे। टाइपराइटर था, और उसके पहले जो जर्नलिस्ट थे वो हाथ से लिखते थे, और प्रिंटिंग का बोर्ड जो था ना, एक एक लेटर बनता था। वैसे जैसे आपको लिखना है कि फॉर एग्जांपल आपका नाम सूरज ही लिखना है, SURAJ, ऐसे रात भर प्लेट बनता था वो एक एक वर्ड का, और प्रिंट होता था। उसके बाद आया टाइपराइटर, और उसके बाद प्रिंटिंग प्लेट्स आने लगी, थोड़ा रेवोल्यूशन हुआ। फिर हम लोगों ने अपने आप को बड़ा नसीबवान समझा क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं तो गूगल अंकल भी थे थोड़ा बहुत सोर्स चोरी करने के लिए। तो हमारा एडिटर क्या करता था, न्यूज़ जब देते थे हम, वो देखता था इसने चोरी तो नहीं की, तो 10 सवाल पूछता था बीच में कि यही एंगल से क्यों लिखा, ये स्टोरी मिली कहाँ से। क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत होता था क्योंकि बाई लाइन जाती थी, क्रेडिबिलिटी होता था। फिर उसमें से ना वो ये देखता था कि इसने कितने मिनिस्टर्स को फ़ोन किया ये सवाल, स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए, या कितने लोगों से बात की। तो गूगल की चोरी भी हम पकड़ी जाती थी क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड होता था। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर आया कि आपने कहीं से कुछ कंटेंट चोरी किया तो प्लेजरिज्म पता चल जाता था कि यहाँ से ये उठाया इन्होंने, तो न्यूज़पेपर एक्शन लेता था। ठीक है, तो ये मेरे साथ भी हुआ है, एक बार कहीं से स्टोरी उठा ली थी, पकड़ी गई थी मैं, तो अखबार ने ही निकाल दिया था मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना स्मार्ट भी कोई होगा
अच्छा। तो बट सीखने को बहुत मिला। बहुत ही। अब वो हो गया, अब तो स्टोरी करने जाते ही नहीं है, अब सिर्फ चैट जीपीटी पे टॉपिक डालते हैं और उसको कमांड और प्रॉम्प्ट पे ही स्टोरीज बन रही है। तो अभी जर्नलिस्ट सिर्फ पार्टी या कुछ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आने के बाद भी अब चैट जीपीटी को पूछो सो एंड सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैपेंड, गिव मी अ रिपोर्ट ऑफ इट, रिपोर्ट रेडी, आप छाप रहे हो। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जर्नलिज्म भी विलुप्त हो जाएगा और सिटीजन जर्नलिज्म या तो रहेगा या तो पूरा एआई बेस्ड जर्नलिज्म हो जाएगा। अभी स्टूडियोज वीडियोज इतना रंगा के, इतना जो चिकम चिल्ली ये सब हो रहा है ना, कुछ साल की बात है, अब देखते जाओ। बाद में जर्नलिज्म जो है वो एक बहुत अलग ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा या ख़त्म ही हो जाएगा, फिर सिटीजन जर्नलिज्म ही चलेगा, सब सोशल मीडिया जर्नलिज्म होगा। फिर मेन स्ट्रीम सिर्फ शो के लिए, अभी शोपीस ही हैं और शोपीस बन जाएंगे। अखबार वैसे ही ख़त्म हो गए, अखबार तो खत्म ही हो धीरे गया। धीरे और ख़त्म हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा। अब अखबार भी तो फ़ोन पे ही आ रहा है, ऐप के थ्रू। वही मैं कह रही हूँ कि धीरे धीरे मीडिया का एग्जिस्टेंस भी बहुत इरेलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट पहले होते थे जितना मेहनत वो करते थे, अब क्या हो रहा है, जैसे कि अभी एक एक पॉडकास्ट की बात करते हैं राज शमानी की, जिस पे विजय माल्या आए थे। उन्हें तो किसी जर्नलिस्ट के सामने ज्ञान देना चाहिए था या सफाई देनी चाहिए थी। उसने चूज़ किसी किया, राज शमानी को चूज़ किया कि आराम से बैठेंगे और अपना बात करेंगे, सब अपने कुछ आप सॉल्व को हो जाएगा। इनोसेंट प्रूव करेंगे। हाँ। बट अभी बड़े बड़े नेता भी तो वही कर रहे हैं ना, वो जर्नलिस्ट के पास कम बैठ रहे हैं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी दरिद्रता आ गई मीडिया में, या ऐसी कौन सी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी आ गई कि ये नेताओं पे आप पे भरोसा ही नहीं। उन आपके ही स्टूडियो में उस नेता का इंटरव्यू कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी आके कर रहा है जिसका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है न्यूज़ से। हम्म। तो ये भी तो बदल रहा है ना, इसलिए सारे नहीं तो क्रिमिनल्स भी पॉडकास्ट को ही चुन रहे हैं। मैं वही वही पूछना चाह रहा हूँ, तो डू यू थिंक कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है? नहीं, आप क्योंकि गलत और सही डिसाइड अभी करने का समझ जमाना ही नहीं रहा। जो दिख रहा है देखो आप बस। हाउ विल यू डिसाइड? सपोज इफ आई से दिस इज रॉन्ग ऑल्सो, व्हाट इज गोइंग टू चेंज? आई कैन चेंज मी, आई कैन चेंज यू, आई कैन चेंज माई टीम। इसीलिए आज जो 17 साल से पैरेलल मीडिया लेके मैं बैठी हूँ, हम लोग कभी सोशल मीडिया पे लाइक शेयर सब्सक्राइब में दौड़े ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ एक ब्रीड तैयार की, हर साल 10 जर्नलिस्ट को तैयार करना, उनको बताना ये सही है, ये गलत है, ये मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, ये टैबलॉइड जर्नलिज्म है, स्प्रेडशीट जर्नलिज्म है, ये एंकरिंग है, ये एडिटिंग है। उसको सब तरफ से तैयार करके मार्केट में मैं खुद जॉब ढूंढ के छोड़ देती थी, जा अब लड़ो। अब वो ईमानदारी से रहा तो रहा, उसमें से भी आधे पीआर बन गए तो आधे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उसमें से एक कोई बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है जिसके रिपोर्ट पढ़ के मुझे खुद मज़ा आता है। तो मैं यही कोशिश करती कि चलो मैंने एक साल में एक तो बना दिया, तो 18 साल में अगर मैं 18 भी ऐसे बंदे मार्केट में ले आऊँ। मैं कभी कभी मजाक में कहती कि हमारे हाथ सब तरफ है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे हर जगह हैं, ट्रेन किए हुए, हर एक चैनल में, न्यूज़पेपर में, और यहाँ पे जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग लेके गया उसको फ्यूचर भी अच्छा मिला है। आप रिपब्लिक चैनल से लेकर डेक्कन क्रॉनिकल तक मेरे बच्चे हैं वहाँ पे। तो दे आर सम आर डूइंग गुड जॉब, सम आर वो उसी धारा में बह गए जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं। आज के इंडिया में मैम जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि दे ऑल आर जेन्युइन और जेन्युइन न्यूज़ दिखा रहे हैं? जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया का झुकाव पूरा सरकार की तरफ है, अब इंडिपेंडेंट मीडिया जितने भी हैं उनका झुकाव जो है पूरा एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो एक दो है जिनके नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है, वो मुझे थोड़ा बैलेंस इसलिए लगता है कि वो न्यूज़ को प्रोपोगंडा भी जहाँ जहाँ हुआ है वो बताते हैं और रियल न्यूज़ क्या है वो भी बताते हैं। वो एंकरों को भी सारा दिन रोस्ट करते रहते कि इस एंकर ने क्या किया, उसने क्या किया। तो जर्नलिज्म जीवित रखने के लिए या जर्नलिस्ट को अपनी ड्यूटीज़ याद दिलाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास न्यूज़ लॉन्ड्री कर रहा है। तो वैसे इक्के दुक्के लोग हैं, बट वैसे देखा जाए तो जर्नलिज्म बढ़ चुका है। एक तुम लेफ्ट आइडियोलॉजी या राइट आइडियोलॉजी, बीच में ऐसा कुछ नहीं है, दिस नथिंग। सो इंडिपेंडेंट वॉइसेस पॉलिसी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइनली अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ पे। तो वो भी थोड़े बायस्ड हो ही रहे हैं, तो दोनों तरफ बायस है। ये एकदम ही एस्टैब्लिश बायस है या एंटी एस्टैब्लिश बायस। आज मैम जितने भी जर्नलिज्म की बात करूँ मैं, यहाँ पे वायरल हेडलाइंस और इन्फ्लुएंसर स्टाइल रिपोर्टिंग हो रही है।
हम्म जो नए बंदे आ रहे हैं जर्नलिज्म में, हम्म जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, और उनको आपको सिर्फ एक एडवाइस देना हो, हम्म तो वो क्या होगा? मैं यही कहूँगी कि जर्नलिज्म को जियो, और जो कुछ भी आप तथ्य बता सकते हो या तथ्य को एनालाइज कर सकते हो, वो रखने की कोशिश करो। बहुत सेंसेशनलाइजेशन के पीछे दौड़ो मत, लेकिन इसमें उनका नुकसान भी मैं करूँगी ये कह के, क्योंकि उनको कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को कुछ। अभी समझो, मैं एक मेरे फेसबुक पे पोस्ट डालती हूँ, अभी हम लोग भी कुछ न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी क्लियर न्यूज़ दिखता है कि इतना बाढ़ आया, इतने लोग गए, ये हुआ फलाना में, उसको हार्डली कोई पढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग देखना, बाढ़ आई और ये हुआ, अब वो क्या हुआ देखने के लिए पब्लिक पूरी न्यूज़ पढ़ती है, और वही न्यूज़ रहती है और कुछ नहीं होता है। हम्म। यू अंडरस्टैंड? हम्म। उससे उतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं होती होगी, बट लोग है ना वो क्यूरियोसिटी में पढ़ते हैं। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि क्या अमीषा पटेल को बच्चा होगा, तो मैं सोचा इसकी शादी कब हो गई, तो पूरा आर्टिकल पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे पता चला हाँ। कि कोई जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं कि मैडम आप बच्चे कब करोगे, शादी कब करोगे। मीन्स इतनी सी न्यूज़ उसको इतना ग्लोरीफाई कर देते हो तुम एक हेडिंग के, तो लोग पढ़ते भी और उनको हिट्स भी बहुत मिलते हैं वेबसाइट पे। हम्म। कोई अगर बोलेगा अमीषा पटेल सेड शी विल नॉट मैरी सून, कोई नहीं पढ़ेगा, हाँ ठीक है, हेडलाइन में आ गया सब कुछ। सो सेंसेशनलाइजेशन जब तक क्वेश्चन मार्क जरूरी है। नहीं नहीं, सेंसेशन भी जरूरी है। हम्म। अभी आप देखना ना, हमको लत कहाँ से लगी थी, वो रात को आके जागते रहना, हम लोग एकदम ऐसे जागते थे जैसे पड़ोसी क्रिमिनल है ना, या आपके साथ भी वारदात आपसे। हो रही हाँ, होगी। और हाँ। वो जर्नलिज्म में एक्चुअली ड्रामा जो है, ड्रामेटिक्स वहां से स्टार्ट हुआ। वैसे अच्छा। जेल में से बाहर निकलते हुए वो भारी आवाज, वो आदमी, और वो हम्म। आपको चेतावनी देना, और उस स्टोरी को ग्लोरीफाई करके फिर उसने उसको 4 घूंसे मारे और लात, वो जो लहजा। और हम लोग न्यूज़ को उस तरह देखना शुरू किए, और हम्म। वहां से लोगों को पता चला कि ये बिक रहा है। फिर हम्म। अब देखना, चंद्रयान जब जा रहा था, तो हम्म। वहां पे न्यूज़ एंकर्स खुद वो बन बन के बैठे थे अंतरिक्ष के, कोई हाँ, नकली ड्रेस पहन के, तो कोई वहां पे बड़ा सा चांद लगा के उसके ऊपर चल रहा है। हाँ। तो हम लोग वो देख के एंजॉय कर रहे हैं, बट अपति देखो कि हमें ये नहीं पता कि चंद्रयान लॉन्च करने में कितने साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। हमको इंटरेस्ट ही नहीं है कौन कौन टीम थी वहाँ पे, क्या चैलेंजेस इनको फेस करनी पड़ी, हम्म। पहले क्यों हम सफल नहीं हो पाए, इस बार क्यों सफल हुए। वी डोंट वांट टू नो। हम सिर्फ चैनल में वो लोग हैं वो जो अपना रंग वेशभूषा बदल रहे हैं, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, वी आर हैप्पी। अभी एंकर्स देखना, पता नहीं कहाँ से चलते चलते आती है, न्यूज़ प्रेजेंट करेगी, वही हम्म। स्टाइल, वो एक हम्म। चेयर से चलते चलते स्क्रीन तक आएगी, न्यूज़ प्रेजेंट करेगी। एक जगह पे खड़े होके भी हमको वही देखना सुनना है, और वो चलते आएगी वही। पीछे का स्टोरी कोई बता ही नहीं रहा है। फॉलो अप भी नहीं है। फॉलो अप स्टोरीज तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो गई है। अभी हमने एक कोई बड़ा सा इंसिडेंस है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि एक XYZ के समाज के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के पीसेस काट के रख दिया था, 1 महीना भर न्यूज़ चला। बट अब वो लड़का जेल में है, छूट गया, उसको माफ़ी कर दी गई है। वो लड़की मीन्स व्हाट इज़ द फॉलो अप, नोबडी नोज़। पहले न्यूज़ देते थे सुबह की झोपड़पट्टी गिर गई है, तो शाम को फॉलो अप न्यूज़ आती थी कि ये सरकार ने डिसीजन लिया, ये हो गया, ये हो गया। और 10 साल बाद भी आपको उसका कुछ, वो पुनर्वसन हुआ जो भी हुआ, उसके अपडेट्स मिलते थे। हम्म। अब देयर इज़ नो अपडेट ऑफ फॉलो अप न्यूज़, ख़त्म ही हो गया। तब की तब न्यूज़ दूसरी आ गई, ये भूल गए आप। सो जर्नलिज्म का पतन तो बहुत हुआ है। पब्लिक लोग भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेना चाहते। आप देखना, कल मैं लोकल ट्रेन से आ रही थी, ट्रैवल कर रही थी, कि कार से हम पहुंच नहीं पा रहे थे जिस दिए हुए हम्म। टाइम पे। तो मैं जितनी भी लोगों को देखा, वो सब स्क्रोल सिर्फ वो रील्स। रील्स ही कर रहे थे। रील्स, हाँ। रील में एक आध न्यूज़ आ गई तो उतनी देख ली, बस खत्म। वो न्यूज़ भी रील इतना ही देखना चाहते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर बुलेटिन। लॉन्ग बुलेटिन। आप आपके पॉडकास्ट का ही देख लेना, आपके रील्स जितने लोग देखेंगे, हम्म। हम्म। आपका पूरा बुलेटिन कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हम्म। दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस। उनको टाइम नहीं। उसमें से भी अगर कुछ उनको इंटरेस्टिंग लगा कि अरे हम्म। हाँ बड़ी हंसी आ रही है या कुछ हम्म। सेंसेशनलाइजेशन है, वो उसको बार बार देखेंगे, 4 लोगों को फॉरवर्ड भी करेंगे। लेकिन हम्म। आप कोई ज्ञान की बातें करो, उनको नहीं अच्छा लगेगा। हम्म। आप अगर वेदों की बात करो, वो कहेंगे अरे बहुत हो गया। पर वही आप बोलो कि अरे शत्रु को मिटाना है, वशीकरण करना है,
छूटी हुई गर्लफ्रेंड को लाना है, देखना आप कितने वायरल वीडियोस होते हैं। सो कंटेंट भी तो वैसा ही बिक रहा है ना जिसमें सेंसेशन है। तो क्या करेक्ट। एडवाइस देंगे हम नए जनरेशन को? कुछ नहीं दे सकते। ओके मैम, तो अभी तक जो भी जर्नलिज्म का आपका एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा खासा समय स्पेंड किया आपने, कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट जो आप बताना चाहें यहाँ पे? फनीएस्ट मोमेंट एक था जब मैंने नया नया जर्नलिज्म स्टार्ट किया था। बड़ा ठीक है। जोश, वो शबनम बैग, वो सब, लाइक घर में आते ही एक एटीट्यूड होता था कि बहुत काम रहता है, कवरेज करना पड़ता है। हम लोग गिरगांव में रहते थे, तो मेरे ख्याल से रात को 12 बजे एक फ़ोन आया। वो नहीं, तब रिलायंस के फ़ोन होते थे, छोटे वाले। तब का ज़माना बता रही हूँ मैं आपको। तो एक फ़ोन आता है मुझे, और तकरीबन 11 बजे होते रात के, कि मैडम, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ नंबर दे देते हैं ताकि सोर्स हमारे वही होते हैं ना। तो एक एंटोफिल में मैंने स्टोरी की थी इलीगल टेनेंसी के ऊपर, तो वहाँ पे एक ने मेरा नंबर ले लिया था। अब उस 10:30 बजे मुझे फ़ोन करता है कि मैडम, ऑयल टैंकर है ना, वो रास्ते पे गिरे हुए हैं नाले में, और कोई अगर यहाँ बीड़ी भी फूकेगा तो आग लग सकती है, अच्छी स्टोरी, आ जाओ। अब मैं सोचा कि ऑयल टैंकर गिरे हैं, यानी बड़ी स्टोरी होगी, तो कोई पहुँचे इससे पहले मुझे पहुँचना है। मैंने तैयारी की, घर में बताया कि मेरी स्टोरी है, जाना है मुझे। तो उन्होंने कहा 10:30-11 बजे कौन सी जर्नलिज्म है, सो जाओ चुपचाप। मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे जाना ही है। अब आप सोचो, गिरगांव से एंटोफिल में काली पीली करके पहुंची, पूरा अपना ताम झाम लेके। वो तब आते थे छोटे छोटे रिकॉर्डर और छोटे कैमरे, कैमरे। वो सब लेके मैं पहुंच गई वहाँ पे। पहुंचने के बाद मैं गली गली ढूंढ रही हूँ कि कहीं टैंकर ही नहीं दिख रहा है। उसने बताया तो था। अब उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ है? कहते मैं तो ये लोकेशन पे ही हूँ। अब मैं वहाँ गई गई तो पता चला उन दिनों में रॉकेल जो होता था ना, केरोसिन, वो बैलगाड़ी पे बेचा जाता था। हाँ हाँ, वो मीन्स लेकर केरोसिन, जाते थे। हाँ, हाँ एक हाँ बड़ा टैंक हाँ केरोसिन हाँ। का, बैलगाड़ी पे जा जा के 2-2 लीटर 3-3 लीटर बेचते थे। वो बैल नाले में गिरा था। ओह माय गॉड। और वो टैंक स्पिल हो गया था थोड़ा सा। अब वो मुझे कह रहा है स्टोरी करो, क्योंकि मेरा मालिक कल देखेगा, उसको पता चले मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई। अच्छा। मैं मन में सोचा क्या ही स्टोरी करूं, और जैसे तैसे उसको समझाया ये स्टोरी नहीं है, तेरे बैल निकाले। और फिर सुबह में घर आई। घर आने के बाद घर वाले भी शॉक थे थोड़े से, 3 बजे घर आ रही है, कहते मेजर स्टोरी थी। तो मैंने बताया एक्सप्लेन किया होगा। कि ऐसे से हुआ था। तब से अगर कोई सीरियस स्टोरी भी रही ना, तो आज भी वो कभी कभी हंसाते। याद है ना वो बैल वाली स्टोरी? तो ये फनीएस्ट मोमेंट मेरे लाइफ का था। हाँ, तो उनको कुछ ज्ञान नहीं दिया आपने, किनको? जिन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया था? उसके लिए तो स्टोरी थी ना, उसका नुकसान बड़ा था। गाय गिरी थी, उसको दूसरे दिन मालिक को जवाब भी देना था। अगर एक अच्छा। अखबार में अगर ये आता छप के, तो मालिक खुश हो जाता। अच्छा, अरे खुश हो हाँ। जाता। तो उसका अपना पर्व्यू था। ठीक है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी के थ्रू मिला हो जो आपके हार्ट को टच कर गया हो? कोई ऐसा स्टोरी है आपके जर्नलिज्म में? बहुत सारे। मैं जब इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर चला रही थी, ऑफ कोर्स फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, और मैं बहुत अकेली स्ट्रगल कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने मेरे फैमिली को बोला था कि हम फंड्स चाहिए। तब मेरी नानी ने कहा था कि एक ही घर है, अगर उसको गिरवी रख के कुछ करना है तो कर, लेकिन अगर इसको नहीं छुड़ा पाई तो तुझे वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहने की तैयारी रखना पड़ेगा, आगे मैं रहूँ ना रहूँ। ओह माय। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, रिस्क ले लेते हैं। और आई एम ब्लेस्ड कि लोगों ने मेरे साथ वो रिस्क को रिस्पेक्ट भी किया, क्योंकि मैंने एक अखबार छोड़ चुकी थी। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे कहा था कि देख लेते हैं, अखबार की दुनिया बहुत छोटी है, लॉबिज्म बहुत होता है यहाँ पे, कि तुम्हें कौन नौकरी देता है, मैं देख लेता हूँ, ऐसे कहा था उन्होंने। तो मैंने कहा मैं क्यों देखूँ। तभी मेरे दिमाग में था, एक रोहिणी सालियन करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर है मुंबई की, बहुत बड़ी लॉयर है। फिर मैं उनके पास जाके मैंने बोला था कि मैम मुझे खुद का अखबार शुरू करना और ये नौकरी छोड़नी है। बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि तू अखबार शुरू करेगी, छोटे हम लोग 18-19, तेरी इच्छा है तो तू कर लेगी, छोड़ दे। बस वो एक छोड़ दे ने मुझे इतना पुश किया था। तो मैंने फिर अखबार शुरू किया खुद का, और वही घर गिरवी रखा, टाइटल वही लिया जो उस अखबार का था, उसी को मिलता जुलता। और एक रात में हम लोग बड़े फेमस हो गए, क्योंकि लोगों को बड़ा मज़ा आया कि 2 साल जिसने फ्रंट पेज रूल किया इस अखबार का,
और वही बच्चे खुद का अखबार इस उम्र में लेके आ रही, तो एक मेरे लिए एक बेंचमार्क था। पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। पर कहते हैं ना कि आप हर रोना रो सकते हो, पैसे का नहीं रो सकते, क्योंकि करेक्ट। आपको सांस लेना है तो चाहिए पैसे। एक साल जैसे तैसे शो चल रहा था, लेकिन अब घर गिरवी रख के कितने ही पैसे आने थे और अखबार कितने ही छपने थे। तो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा, एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने कहा कोई इवेंट कर, तो इवेंट में स्पॉन्सरशिप आएगा तो अखबार तुम चला लोगी। अच्छा। तो हमने रखा था न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम था न्यूज़ मेकर्स ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन। फिर न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड रखा था, तो हम स्पॉन्सर्स के पास गए, तो उन्होंने पूछा किस किस को ले आ सकते हो। अब हमें पता ही नहीं, अवार्ड गेस्ट लोगों को देख के देते हैं। तो मैंने उनको पूछा तुमको कौन चाहिए, तो उन्होंने कुछ नाम सुझाए और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे, क्योंकि मैंने जाके उनको, एक तो उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी थी, और जब मैंने उनको कहा मैं ये अवार्ड इवेंट कर रही हूँ तो आप आ जाओ, तो सबने हाँ ही भर दी थी। और तब इतना स्ट्रगल नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 18 ईयर्स बैक। तो उस पूरा तारे ज़मीन पर बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स ये वो सब थे अवार्ड में, और एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी आई थी मीन्स। तब मैंने मेरा घर भी छुड़ा लिया, सब किया। दूसरे साल हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी को अप्रोच किया था। अच्छा। बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे अपने जीवन में कभी किसी से अवार्ड नहीं लिया। ही नेवर टुक अवार्ड, बिकॉज उनको कौन अवार्ड देगा, आप बताओ। ये महाराष्ट्र ही उनका था, कौन इतना बड़ा था कि जहाँ से उनको लेना पड़ता। तो हमको लगा कि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम भी अवार्ड देने के लिए नहीं बुलाया था, क्योंकि हम भी कोई इतने बड़े नहीं कि उनको अवार्ड दे दे। बट उन्होंने सहजता से एक्सेप्ट तो कर लिया अवार्ड देना, साथ में उद्धव को भी ले आए वो। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी। हाँ जी। फिर उसके साथ साथ उनकी पूरी मेडिकल टीम भी थी, कुछ लोग भी थे उस अवार्ड इवेंट में। राजू ईरानी थे, मसाबा गुप्ता, ये सब लोग थे। लेकिन मैं बाला साहब जी की एक बात बताना चाह रही हूँ। इतने बुजुर्ग एम्बुलेंस में आए थे, Z+ सिक्योरिटी में, तबीयत खराब। प्रोग्राम 7 बजे का था, बाला साहब 6:30 बजे ही आ गए थे। और आके उस इंसान की इतनी अच्छाई मैं आपको बताना चाहूँगी। मीडिया पागल पागल, लोग पागल पागल, सबने कहा था उन्होंने बोला होगा बट वो आएंगे नहीं। और मुझे पता नहीं क्यों एक विश्वास था, उन्होंने बोला है तो वो आएंगे ज़रूर। आने के बाद सबसे मिले वो, खासकर नीचे तबके के लोगों को। एक एक वेटर से मिले, एक एक आजू बाजू के बंदों की टीम, मेरी स्टाफ जो काम कर रहा था वहाँ, उनसे, क्योंकि पहले आए थे। हम फंबल हो गए कि प्रोग्राम, लोग जनरली VIPs बहुत लेट आते हैं और ये पहले ही आके बैठे थे। और मैंने उनको बोला हम तैयारी कर रहे, होन सा उद्या काय घाई ने, शांत एक जगह पे बैठे और वो देख रहे थे कि कैसे भाग दौड़ हो रही। कार्यक्रम हुआ बहुत सुंदर, कार्यक्रम होने तक रुके, हमको लगा एक 10 मिनट रुकेंगे और चले जाएंगे। मीडिया पागल पागल हो रहा था। मीडिया को भी उन्होंने बहुत प्यार से स्टेज से कहा की मी कधीच पुरस्कार घेत नाही, मैं कभी पुरस्कार लेता नहीं हूँ, लेकिन ये लोग थोड़े अलग हैं इसलिए मैं लेने आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरी जीवन में जो स्ट्रगल किया है ना, मुझे लगता है वो मेरे लिए अवार्ड था, बहुत बड़ा अवार्ड। और उसके बाद मैंने अपने आप को इतना तो समझा दिया कि अवार्ड ये नहीं जो हम अप्रिशिएट करने के लिए कुछ उठा के दे देते हैं। अवार्ड ये है कि ये लोग जो आके तुम्हारे साथ जो एक तुम्हें बर्ताव सिखा के जाते हैं, एक जेस्चर तुम्हें सिखा के जाते हैं या दे के जाते हैं, यह अविस्मरणीय है। और इसके बाद मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ किया कि कुछ अवार्ड इवेंट अवार्ड लेने वाले से बड़े होते, देने वाले से नहीं। और एब्सोल्युटली, हाँ। और मेरे सारे ही अवार्ड इवेंट अवार्ड लेने वालों ने ही बड़ा किया है। तो आज मैं कहूँगी लता दी हो, हृदयनाथ मंगेशकर हो, आशा भोसले हो, या पंडित जसराज जी हो, या बहुत सारे लोग, मैं शरद पवार हो, अपने देवेंद्र फडणवीस जी हो, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस हो, नीलम गोरे जी हो, या उद्धव ठाकरे हो, जो भी मैं नाम ले सकती, बाबा साहेब पुरंदरे मैं भूल ही नहीं सकती। 100 साल के इंसान जो मुंबई की तपती गर्मी में पूना से प्रवास करना, और उनको इतने सारे अवार्ड, पद्म विभूषण है वो खुद भी, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे अवार्ड इवेंट में आने की। मैं सिर्फ उनके दरवाजे पे एक ही बार गई, मैंने कहा हम ये अवार्ड कर रहे हैं, आपको देना चाहते हैं, आप आना प्लीज़। तो उन्होंने कोई टैंट्रम नहीं, मी येईन, नक्की येईन बस। और मुझे क्या लगा कि बड़े लोगों की आदत होती है छोटों का दिल रखने का, कि मैं आ जाऊंगा, क्योंकि आप उनके दरवाजे से मायूस ना जाएं, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। मैंने भी यही सोचा था कि शायद उन्होंने मेरा दिल रखा। बट अवार्ड इवेंट के सुबह मुझे फ़ोन आता है कि हम पुणे से निकल गए हैं।
मुझे लगा मैं क्या ही कहूँ। और 100 साल के वो स्पीचलेस बुजुर्ग, मोमेंट होगा वो। स्पीचलेस, यानी मुझे ये नहीं समझा था कि मैंने क्या अच्छा किया है जीवन में जो मुझे इतने आशीर्वाद मिलते हैं। मैंने परमात्मा से ज़्यादा इन लोगों को ही हाथ जोड़े और कहा कि कुछ तो ऋणानुबंध है या कुछ तो है जो जो ये अच्छा हो रहा है। और फिर वो आए, अवार्ड पूरा इवेंट होने तक बैठे, 100 साल के बुजुर्ग शांत बैठ के अपना अवार्ड देख रहे हैं। कोश्यारी जी तब यहाँ पे गवर्नर थे। उन्होंने ये बात भी कही थी स्पीच में कि मैं वैदेही को आशीर्वाद दूं या इनके चरणों में पड़ा रहूं। मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी दूर तपती धूप में ये अवार्ड लेने के लिए यहाँ आए। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी लोग हैं कि वो हमारे संस्था को 5 लाख दो तो हम अपना प्रेजेंस वहाँ देंगे, या दो बहुत लाख दो। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे। लेकिन मेरे पास जितने भी लोग आए हैं उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया। लता जी का भी ऐसा ही था, बहुत बीमार थे वो। हमें नहीं लगा था एक तो हम उन तक पहुंच ही पाएंगे। लेकिन उनकी फैमिली में एक चीज़ बहुत अच्छी, उनकी ये जो यंग जनरेशन है वो उतनी ही ग्राउंडेड है जितनी उनकी ओल्डर जनरेशन है। दे हम्म नो इट्स पब्लिक दैट वी नीड टू टेक केयर फॉर द सेंटिमेंट्स। उनकी जो नीज थी, उन्होंने फटाफट सारी चीज़ें अरेंज कर दी। मैंने लता जी से बात कर ली, उन्होंने मुझे ऑडियो भी भेजा, भेज के रखा था। और जब हम वो ऑडियो आज भी प्ले करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ ही है कहीं पे। उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं की, उन्होंने बाला साहब ठाकरे की बात की, उन्होंने इनकी भी बात की, पुरेंद्र जी की। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जैसे कि उन्होंने वो एक प्रोग्राम का एक पीस ही बना दिया जहाँ पे हम प्ले करते हैं तो पीपल स्टिल मिस हर, मिस हर हम्म प्रेजेंस। नमस्कार। वैदेही और उनकी पूरी न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स टीम की मैं आभारी हूँ। आज उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। मैं कुछ नहीं हूँ। इससे पहले शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे साहब जैसी महान हस्ती को ये अवार्ड दिया गया था, और आज छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र घर घर में पहुंचाने वाले हमारे बाबा साहेब पुरंदरे, इनको दिया गया है। उनके साथ मेरा भी नाम यहाँ जुड़ा हुआ है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। क्योंकि बाबा साहब को मैं अपने पिता समान मानती हूँ, गुरु समान मानती हूँ। बाबा साहब मेरे लिए बहुत कुछ है। आज मैं बाबा साहब को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ और आपसे इजाज़त मांगती हूँ। जो बच्चे धुने पे आते हैं क्योंकि शिव भक्त हैं, हम्म तो तब मुझे ऐसा लगा कि इनको अगर किसी चीज़ से हम निकाल सकते हैं तो ड्रग्स से निकाल सकते हैं। तो उनको प्रॉपर एक तो एजुकेशन, क्योंकि ये लोग सुनने के मूड में नहीं रहते, ये अलग ही दुनिया में रहते हैं अपने। हम्म बट उन्हीं की दुनिया में बैठ के उन्हीं को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क है। पिछले 1 साल में हमने 123 बच्चों के ड्रग्स छुड़ा दिए, और मात्र 5 दिन। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 5 दिन तुम सुबह से शाम यहीं बैठोगे, कहीं नहीं जाओगे। और वहाँ फिर उनको गोबर लेपने का काम, धूना लेपने का काम, शिव जी को अभिषेक का काम, स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत मेडिकेशन, हम्म पैरेलल मेडिसिन दे के, ऐसे कर करके बहुत से बच्चों ने वहाँ पे अभी ड्रग्स छोड़े, अपने काम पे रिज्यूम भी हो गए, माँ बाप बड़े खुश हैं। वी हैव टेस्टिमोनियल्स, अगर आप आके देखोगे तो हम्म उनकी माताएं बताएंगे आपको, बड़े खुश हो जाओगे, डेफिनेटली मैं आना पसंद करूंगा वहाँ पे। बहुत खुश हो जाओगे आप। फिर अभी बच्चे हैं वो मेडिटेशन के लिए आते हैं, उनको लगता था गांजा पिए बिना आप मेडिटेट नहीं कर सकते, हाँ वो स्थिरता नहीं आती है। हम्म अब उनको हम लोग अलग अलग ढंग से बीज मंत्र जाप के, म्यूजिक से, जैसे भी धुना के पास, धुना के अग्नि में बहुत पवित्र होता है और वो एक ठहराव ही देती है आपको। धुना इज स्मशान, हम्म साधु का दिल होता है। और वहाँ पे जो शांतता होती है वो वही शांतता होती है जो श्मशान की होती है। तो वहाँ अच्छा आने के बाद इंसान बिखर ही नहीं सकता। अच्छा तो वहाँ पे बैठ के धीरे 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 अपने जीवन के लय में उन्होंने बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया है। तो मैंने एक मोटिव बना लिया है, बहुत सी माएँ खुद ही लेके आती है, कोई दारू पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई ड्रग्स। तो हम लोग अपने अपने तरीके से स्पिरिचुअली और मेडिकली और काउंसलिंग तीनों का एक
संगम बना के उनको वहीं रख के हम उस पर काम कर रहे हैं। जो आपने बताया ही मतलब ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है? जब कोई एडिक्ट है बंदा, तो उसको अगर हाँ, ठीक करना हो तो उसका क्या प्रोसेस और कितने समय का होता है, हम ड्यूरेशन लोग क्या उसको होता है? बताते नहीं, तो ठीक होने यहाँ आया है। हाँ। हम लोग उसको बोलते आप ये देव भगवान की सेवा करो, शिव की सेवा करने आए हो, आप शिव भक्त हो, शिव की सेवा करो। सो वी मेक प्रोग्राम इन सच अ वे कि उनको टाइम ही नहीं देते हैं कुछ सोचने का। हम्म। तो 10-11 दिन अगर उसने कुछ नहीं सोचा और अगर ड्रग्स नहीं लिए, 11वें दिन आप ऑफर करोगे तो भी नहीं लेगा, उसको पता चलता है वो निकल गया है बाहर। हम्म। सो वी मेक प्रोग्राम फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर द पेशेंट, और टेल देम कि ये प्रोग्राम है, ये प्रोटोकॉल है। दूसरा, सबकी साइकी अलग अलग होती है। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, हम्म। कोई ड्रग्स पी रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, हम्म। इसको जॉब नहीं मिल रही, सर्कमस्टेंसेस भी अलग है। किसी घर में माँ बाप बहुत लड़ाई करते हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, और ऐसे केसेस बहुत आते हैं हमारे पास जहाँ पे स्टेबल फैमिली नहीं, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में ड्रग्स में घुस गया है। सो इट डिपेंड्स ऑन what circumstances the child is coming from, or the man is coming from, or the girl is coming from. Accordingly, we decide the pattern of treatments. ग्रेट, यू डूइंग ग्रेट जॉब मैम, Thank you. अमेजिंग। अगर फ्यूचर की बात करें तो डू यू थिंक कि मेडिसिन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है? स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप समर्पित और समाहित नहीं रहोगे, हम्म। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कि जीवन में एक ठहराव चाहिए, और वो ठहराव है स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिजनेस के लिए दौड़ रहे हो तो रुक जाओ और हम्म। मेडिटेट ही करने बैठो। हम्म। मैं ये कह रही हूँ कि आप इतने ही स्पीड से दौड़ो, बट एक 5 मिनट अपने लिए बैठ के एक स्थैर्य दे दो। आप अपनी बैटरी को हम्म। रिजुनेट करते हो ना, चार्ज करते हो। सो मेडिटेशन इज चार्जिंग योर सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी इज टू टेल यू कि तुम कौन हो, और अपने आप को ये कहना कि छोटी छोटी चीज़ें जीवन में होती रहती है, उससे ज़्यादा विचलित नहीं होना है। स्पिरिचुअलिटी को अगर आप 2 सेंटेंस में कवर करना चाहें तो क्या होगा वो? अगर स्पिरिचुअलिटी को 2 सेंटेंस में, टू नो योर सेल्फ। मैम, अकॉर्डिंग टू यू, गुरुकुल और वैदिक लर्निंग का असली कॉन्सेप्ट क्या है, और मॉडर्न वर्ल्ड में इसे आपने रिवाइव करने का कैसे सोचा? मैंने कुछ रिवाइव नहीं किया। मैंने गुरुकुल तो शुरू किया, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी हम दे रहे हैं, और हम्म। साथ साथ उनको वेद भी सिखा रहे हैं, साथ साथ उनको पूजा पाठ कर्मकांड भी सिखा रहे हैं। हम्म। क्योंकि गुरुकुल परंपरा जो है एक डिसिप्लिन है, हम्म। एक एक दिनचर्या है। हम्म। और आजकल आप बच्चों को देखना, स्कूल अगर 9 बजे होगा तो 8 बजे उठ जाते हैं, रोबोटिक, फटफट ना लिया, मम्मी डब्बा लेके पीछे दौड़ी, गाड़ी आ गई, बैठ गया, स्कूल गया, आया, फिर रील्स देखा थोड़ी देर, थोड़ा मोबाइल गेम खेला, पढ़ाई किया, ट्यूशन गया, फिर घर आया, सो गया, उसके जीवन खत्म। बट गुरुकुल में क्या है कि सुबह वो लोग सुबह का सूरज भी देखते हैं और रात का चंदा भी देखते हैं, क्या बात! प्रकृति के साथ जुड़ भी जाते हैं, और अपने धर्म को, जिस जिस बिलीफ सिस्टम में वो जन्म लेते हैं, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है ऐसा जो आप डिफरेंट कर रहे हो और लोग नहीं कर पा रहे? लोग क्या नहीं कर पा रहे मैं नहीं जानती। हम्म। हम जो कर पा रहे हैं वो ये है कि हम उन बच्चों को चुन रहे हैं जहाँ पे हम एक लेबल नहीं लगाना चाहते कि इसका ही बच्चा वेद सीखेगा ठीक या है। उन्हीं का ही बच्चा वेद सीखेगा। वहाँ पे सभी तरह के बच्चे हैं, हम्म। आदिवासी हैं, हर समुदाय के, हर कम्युनिटी के लोग हैं जो वेद सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ जब आदिवासी बच्चे पाठ करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें हर समाज से लोग आते हैं। हम्म। यहाँ तक कि एक दूसरे रिलीजन का भी बच्चा है, वो हमसे अच्छी ज़्यादा आरती गाता है, अच्छा। और उसके साथ साथ बैठ के हमारे बच्चे, स्पीकर नहीं चलाना है ये 9 दिन, क्योंकि ये इतने 1 महीना, क्योंकि इनका रोज़ा चल रहा है, तो सौधार्य भी सीख जाते हैं, क्योंकि ये हम बहुत अमेजिंग। कम सिखाते हैं। हम कहते हैं कि हम एक दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट वास्तविक यही रिस्पेक्ट है कि हम्म। उसे आरती गाने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है, और अगर ये रोज़े रख रहे हैं तो उनके जब कुरान पढ़ने का समय होता है वहाँ पे शोर नहीं मचाना, ये जानते हैं ये एक सौदारी है, और ये हम्म। ऐसे ही शिक्षा से आता है। मैं चाहती हूँ कि देश में ऐसी एक नींव बने जो बच्चे सब समझे,
और सर्वांगीण विकास उनका सब कुछ समझ के हो जाए, एक रोबोटिक लाइफ से नहीं, खुद के आचरण से समझे हो। अभी तो सब रोबोटिक लाइफस्टाइल ही है। मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती कि वो मनुष्य बन के जन्मे तो मनुष्य बन के जिए। उसको अगर चोट लगती तो लगने दो, लेकिन वो साइकिल चलाएगा। उनमें लड़ाइयाँ होती होने दो, लेकिन वो बाहर खेलने जाएगा। अगर उसको अंदर आके बेडशीट लगानी है खुद की बेड की, तो उसको लगाने, क्योंकि उसको आना चाहिए, भले वो 4 साल का है। उसको बाथरूम का नल कब बंद करना है, कब शुरू करना है, आना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि वेस्ट पानी नहीं करना है, करना है। मैं अगर एक बच्चे को ये अच्छे से सिखाऊंगी तो वो पूरे समाज को सिखा सकता है। फिर मैं बच्चा बड़ा होने के बाद उसको कहूँगी तो सुनता ही नहीं है। हर माँ की आज ये कंप्लेंट है कि मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, क्योंकि आपने संस्कार ही नहीं दिए। और यहाँ पे मैं दोष माँ बाप को इसलिए नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक माँ बाप घर के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक फैमिली की ज़रूरतें भी तो पूरी नहीं पूरी होंगी। नहीं होगी। तो बच्चों को समय कहाँ देंगे? विभक्त परिवार है। आज हमारे यहाँ पे आओ आप, हर काम करने वाली माँ बच्चे को मंदिर भेज देती है, जब मंदिर में रहना, मेरे आने तक इधर उधर मत जाना। बच्चे स्कूल छूटते ही मंदिर आते हैं, मंदिर आके खाना खाते हैं, भंडारा बनता है वहाँ पे, थोड़ा 1-2 घंटा सोते हैं, मंदिर की तैयारी करते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ सब। फिर थोड़े समय के बाद उनकी खुद की होमवर्क पढ़ाई करते हैं, तब तक माँ आती लेके जाती है। तो एक संस्कार जो है ना, वो ऐसी जगह से ही आ सकता है। वही बच्चे को आप घर में अकेला छोड़ो, वो रील देख रहा है, गलत काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, खा रहा है, फिर आपको कुछ नहीं पता। एब्सोल्युटली मैम। ट्रेडिशन की तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज के बच्चे जो स्कूल 7th के 6th के बाद ही टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा माहिर होता है। वो हम्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को अगर बैलेंस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? कोई एडवाइस है इसके लिए? बिल्कुल। एआई का एक प्रोग्राम एक बंदे ने संस्कृत में किया था। हाँ। हम्म, भारत देश का ही बंदा है। अच्छा। मुझे बड़ा गर्व होता है कि धीरे धीरे एक जनरेशन आ रही है, वो अपनी लैंग्वेज, अपनी ट्रेडिशंस। अभी देखो आप, कितने पॉडकास्ट आप देखोगे या कितने रील्स आप देखोगे, जहाँ जो बच्चे फिल्मी गाने पहले गा गा के इम्प्रेस करते थे, अब वो धीरे धीरे शिव तांडव स्तोत्र, ये हम्म। स्तोत्र वगैरह गा रहे हैं, और हमको अच्छा भी लग रहा अच्छा है, लग रहा हम देख है। भी रहे करेक्ट हैं। करेक्ट। तो समवेयर दे आर रिस्टोरिंग आवर रिलीजियस बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये साथ में चलेगा। अभी आप देखना, महाकाल जाते हैं बच्चे, वो महाकाल महाकाल वाला वो हाँ कुर्ता ले बिल्कुल। आते हैं। पहले आप बहुत कम देखते थे कि गणवेश प्रॉपर वेशभूषा में बच्चे आपको शादी ब्याह में नहीं दिखते थे। हम्म लेकिन अभी छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स या अपने कल्चर को लेके बातें, तो अब जहाँ पे भी जाओगे प्रॉपर कुर्ता पैजामा में आपको वो दिखेंगे। तो हम्म चेंज बदल नहीं रहा है, ऐसा नहीं, बहुत कुछ बदल भी रहा है लाने की कोशिश है, जो पहले जो और था हो हमारे। रही है। हो रही है। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है ना, हम्म तो मैं उसको थोड़ा सा यही कहूँगी कि यही हिंदू राष्ट्र है, कि अपने वैल्यूज़ और अपने धर्म को समझना, अपने कल्चर को अपने जीना है। कल्चर से दूर ना जाना। तो ये हो रहा है और भी स्ट्रांगली इम्बाइब हो रहा है। ग्रेट। फोर्थ रिकग्निशन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इतने सोशल इम्पैक्ट करने के बाद हम्म, कब आपको ऐसा लगा कि मैं इसी के लिए जन्मी थी? मुझे अभी भी नहीं लगता मैं उसके लिए जन्मी थी, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या मेरे करना जीवन। है लाइफ में आपको? कुछ क्या नहीं, चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करता है? क्या जो करने में, क्या करने में मज़ा आता है आपको लाइफ में? कुछ ना करने में। कुछ ना करने में। जी, तो फिर? क्योंकि बहुत प्लानिंग करके ना कुछ किया नहीं जाता, सहज हो जाता है तो हो जाता है। मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था करते अच्छा, वक्त। कभी कुछ प्लान नहीं करके नहीं करते आप? नहीं, मेरा पता नहीं वो स्वभाव है या मैं ऐसी हूँ। मैंने बहुत प्लानिंग्स नहीं की लाइफ में, ग्रेजुअली कुछ सोचा और उसके लिए मैंने करना है, कर लिया बस। अच्छा, माइंड में बिहाइंड कहीं रहता है कि मुझे ये करना है और फिर? ऐसा कोई प्लानिंग वैनिंग नहीं, इसके लिए अभी इतना जुगाड़ना है, वो हम्म करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ का रहा है, आप ऑथर हैं, आप बुक्स लिखती हैं, आप जर्नलिज्म में रह चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर रही हैं हम्म, जो कि बेस्ट है। अभी के बहुत सारे जो यूथ हैं वो लॉस्ट फील करते हैं। हम्म, तो अगर उनके लाइफ के पर्पस को फिगर आउट करने में या फाइंड आउट करने में अगर आपको हेल्प करना हो, हम्म। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ वर्ड्स में? इट डिपेंड्स, आई वी कांट से एनीथिंग हियर। वो अब वी डोंट नो, हमको यही नहीं पता कि उसको किस चीज़ की हेल्प चाहिए, अच्छा। है ना।
बट इतना ज़रूर कहूँगी मैं आज के यूथ को कि डिप्रेशन में जाने से अच्छा या एक्सट्रीम कुछ निर्णय लेने से अच्छा या नैराश्य में जाने का अच्छा कि हो ही नहीं सकता, फाइंड द सोल्यूशन, एटलीस्ट फाइंड अ पर्सन हु कैन हेल्प यू। अभी तक का सबसे बड़ा लाइफ लेसन आपने कहाँ से लिया है और क्या था वो? सबसे बड़ा लाइफ लेसन मैंने मेरे घर से ही लिया। क्या था? वो ये था कि जीवन मेरे हमारे घर में एक आदत थी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बता रही हूँ कि मेरे जो पापा थे, हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई थी, अच्छा। तो शव रखा हुआ था, सब बच्चे डर रहे थे। तो मैंने भी जाके पूछा कि ये क्यों सो रहे हैं अंकल, मैं 5 साल की। तो नानी बताने लगी कि बेटा ये भगवान के घर गए हैं, अब वहाँ जाके जागेंगे, बस बच्चे ना डर इसलिए। मेरे पिताजी ने बहुत प्यार से बुलाया, इधर आओ, ये मर गए हैं, इनका हार्ट अभी रुक गया है अभी सांस नहीं ले सकते, इनको थोड़ी देर में जला दिया जाएगा और कल मेरे साथ भी यही होगा, तुम्हारे साथ भी यही होगा, और हम पैदा होते हैं तो एक दिन ऐसे ही होने के लिए। बात खत्म, थोड़ी देर हार्श रियलिटी है जो और ले लो आप। यही से मेरी सीख शुरू हो गई कि जीवन को मैं बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो गई। हाँ। तो मेरे घर के लोग अभी अंधेरे से डर लग रहा है तो वहाँ भूत है, कभी नहीं कहा यहाँ अंधेरा है, भूत नहीं होता यहाँ पे, एक उजाला कर दो तुमको सब दिखने लगेगा। सो मेरी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल है, सो दे ऑलवेज टॉट अस प्रैक्टिकल थिंग्स। हाइपोथेटिकली बहुत लड़ने के लिए छोड़ा नहीं हमको। अमेजिंग। या मैम आपने एक बुक लिखा था वीर सावरकर के ऊपर, बायोग्राफी है? नहीं, अच्छा, तो ये उनका जो बुक उनके नाम पे आपने उनका कुछ लिखा? विजन जो था हम्म, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का, हम्म, जब उनका विजन था कि भारत को अखंड ही रखा जाए, हम्म, इसको डिवीजन ना किया जाए, उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, या आप कह सकते हो कि आज की रॉ जो काम कर रहे हैं मशीनरीज, उसको लेके उनका एक विजन था। उनका एक विजन था कि इस राष्ट्र को प्रगत कैसे बनाया जाए। और बहुत प्यारी बात यह है कि सावरकर नेवर सेड कि तुम हिंदू राष्ट्र है तो मुस्लिम यहाँ नहीं रह सकते। रादर ही सेड हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर आदमी जो इस देश में रह रहा है उसको हक दिए जाएंगे। ही नेवर एडवोकेटेड कि तुम ये मत खाओ, ये अन्न खाना नहीं चाहिए या ये मांस नहीं खाना चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जड़ों को मजबूत करना है, उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए, उसमें दरारें नहीं पड़नी चाहिए। तो उनका जो एक परसेप्शन था इस राष्ट्र को प्रगत राष्ट्र और अखंड राष्ट्र बनाने का, उस विजन को मैंने उस किताब में लिखा। अमेजिंग, ग्रेट। अब मेरा लास्ट रैपिड फायर है मैम, एंड इसमें इंस्टेंट आंसर्स देने हैं आपको, ठीक है? दैट इज रैपिड फायर। ओके, रेडी? ट्रूथ और कंफर्ट, ट्रूथ, ड्रामा और डिजायर, डिजायर, मीडिया और मेडिटेशन, मेडिटेशन, पावर और पीस। पावरफुल पीस, अच्छा, जर्नलिज्म इन वन वर्ड, जर्नलिज्म इन वन वर्ड, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी इन वन लाइन, लाइफ, बिगेस्ट मिथ अबाउट जर्नलिज्म। that they speak, all that they speak is right. अच्छा, वन बैड हैबिट सोसाइटी मस्ट क्विट, There are many, but one bad habit is lifestyle, वन हैबिट यूथ मस्ट अडॉप्ट। a good lifestyle. ओके, अगर आप सजेस्ट करना चाहो वन बुक एवरीवन शुड रीड, भगवद गीता, वन क्वालिटी एवरी जर्नलिस्ट मस्ट हैव, honesty, integrity, ओके, मैसेज टू इंडियंस यूथ इन वन लाइन, be yourself. एंड द लास्ट, कोई एक कोट जो आपको काफ़ी इंस्पायर करता हो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। माय गॉड, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे शो पे आए, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट कि मुझे अच्छा खासा समय आपके साथ स्पेंड करने का मौका मिला, एंड बहुत कुछ मैंने सीखा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है, या अपने फैमिली ऑडियंस या जिनसे भी मिले हैं उसके लिए ग्रेटफुल होंगे आप, आई एम वेरी मच श्योर। कुछ भी है
जो दिल से आ रहा हो और आपको बोलना हो किसी के लिए, तो कैमरा सामने है, लेट्स गो अहेड। किसी के लिए ऐसे कुछ कहना नहीं है, लेकिन सबके लिए एक बात ज़रूर कहनी है कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो अपना जो भी किरदार आपका है वो बहुत अच्छे से और शिद्दत से निभाना, ताकि आपके जाने के बाद भी तालियां बजती रहे। थैंक यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइज। बने रहने के लिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को लाऊं जिनसे आप कुछ सीख सको, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।